जब किसी बॉडी पे कोई नॉर्मल स्ट्रेन डेवलप किया जाए तो उसको अपोज करने के लिए एक नॉर्मल स्ट्रेस वहाँ पे डेवलप होता है। तो इसके रेशियो को हम यंग्स मॉडुलस कहते हैं अगर ये सारी चीज़ें विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट किया जाए तो। जैसे अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं, ग्राफ कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास एक वाई एक्सिस है एंड एक्स एक्सिस है। जो एक्स एक्सिस है वो स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो स्ट्रेन एक नॉर्मल स्ट्रेन है। वाई एक्सिस एक स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो स्ट्रेस एक नॉर्मल स्ट्रेस है। एंड ग्राफ कुछ इस तरीके से बन गया। यहाँ पे फेलियर हो गया। तो इसमें एक ऐसा पॉइंट आपको देखने को मिलता है जहाँ जिस लिमिट को हम प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं, उसके बाद एक ऐसी लिमिट होती है जिसको हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। तो प्रोपोर्शनल लिमिट से लेकर के स्टार्टिंग से लेकर के जो भी प्रोपोर्शनल लिमिट है उसके बीच में स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में लीनियरली चेंज करते हैं। तो इसके बेसिस पे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि एक पर्टिकुलर कंडीशन पे जो ओ से लेकर के नीचे वाले पॉइंट तक के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने बोल दिया स्ट्रेस सिग्मा, एंड ओ से लेकर के नीचे वाले पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने बोल दिया स्ट्रेन। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें मिल गई आपको। तो ये जो पोर्शन है इसको हमने बोला स्ट्रेन, एंड ये जो पोर्शन है ये जो रह गया इसको हमने बोला स्ट्रेस। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों यहाँ पे हमने चेक किया और इनके बीच का जो एंगल है, राइट, इनके बीच का जो एंगल थीटा होता है, अगर इस थीटा को कैलकुलेट किया जाए तो नाउ द टेन थीटा विल बी इक्वल टू द स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। और ये स्ट्रेस कैसा है, नॉर्मल स्ट्रेस है, और ये स्ट्रेन कैसा है, नॉर्मल स्ट्रेन है। नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाय नॉर्मल स्ट्रेन को ही बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस का दूसरा नाम होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मीन्स अगर किसी भी ग्राफ में देखना है कि किसकी इलास्टिसिटी कम है किसकी ज़्यादा है, तो ग्राफ के अंदर जो प्रोपोर्शनल लिमिट होती है उसके अंदर का रेशियो आप देखो, जितना एंगल को देखो, जितना एंगल ज़्यादा होगा उसकी इलास्टिसिटी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अपने पॉइंट्स पे आते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि भाई ये जो यंग्स मॉडुलस है ये विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट में एप्लीकेबल है, सिर्फ इसी जगह एप्लीकेबल होता है, राइट। दूसरा, विद इन इलास्टिक लिमिट हम कह सकते हैं, विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट हम कह सकते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, उसी कांस्टेंट का नाम होता है यंग्स मॉडुलस। उसी कांस्टेंट का नाम होता है यंग्स मॉडुलस। एंड यंग्स मॉडुलस की जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की इक्वल होती है। इसको आप पास्कल भी कह सकते हो, इसको आप पास्कल भी कह सकते हो। और यही यूनिट एज इट इज इक्वल होता है प्रेशर के, ठीक है, यही यूनिट प्रेशर की इक्वल होगा, यही यूनिट एज इट इज स्ट्रेस के भी इक्वल होता है। तो स्ट्रेस का यूनिट, प्रेशर का यूनिट और जो यंग्स मॉडुलस है सभी की यूनिट यहाँ पे सेम है। एंड इसका डायमेंशनल फार्मूला ml के पावर -1 एंड t के पावर -2, सिमिलर तरीके से यहाँ पे एक डायमेंशनल फार्मूला अप्लाई होगा। तो चलिए देखते हैं इनके ऊपर क्वेश्चन कैसा पूछता है। पहला ही क्वेश्चन है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डायमेंशनली इक्वल टू। अभी मैंने बोला कि किस किस का यूनिट सेम होता है, तो डायमेंशनली इक्वल टू स्ट्रेस, करेक्ट, दोनों का डायमेंशन या फिर दोनों का यूनिट सेम है। सरफेस टेंशन, इसको हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। फोर्स डिवाइड बाय द लेंथ, फोर्स पर यूनिट फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नोन एज अ सरफेस टेंशन। तो ये इक्वल नहीं होगा, स्ट्रेन का तो कोई यूनिट होता ही नहीं है, राइट। एंड विस्कोसिटी, विस्कोसिटी भी एक डिफरेंट टर्म है, इसको आगे पढ़ाया जाएगा जो कि यंग्स मॉडुलस के साथ मैच नहीं करता है। तो डायमेंशनली इज इक्वल टू द स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल। यंग्स मॉडुलस के कुछ की पॉइंट्स याद करते हैं जिस पे बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। ठीक है, मान लो कोई परफेक्ट इलास्टिक बॉडी है, जैसे मान लो मैंने कर्व बनाया, कर्व स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बीच में बनाया, तो वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेस को एंड एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेन को। तो यहाँ पे एक मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया, इस लिमिट को मैंने प्रोपोर्शनल लिमिट बोल दिया। एंड इस प्रोपोर्शनल लिमिट का जो एंगल होएगा थीटा, तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है टेन थीटा विल बी इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, इसी को हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। अगर कोई मटेरियल परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल है तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे छोड़ूं वापस उसी पोजीशन पे आ जाए, सेम पाथ को फॉलो करते हुए। अब इसके लिए ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, अलग अलग डिफरेंट टाइप के ग्राफ बनाए जा सकते हैं। स्लोप अलग होगा, टेन थीटा की अलग अलग वैल्यू आएगी, तो टेन थीटा किसके किसके बीच में वेरी करेगा। तो इस केस में आप देख सकते हो
थीटा शुड बी वेरीज बिटवीन 90 डिग्री, 90 डिग्री से स्टार्ट होएगा, सॉरी 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, 90 डिग्री पे फिनिश हो जाएगा। मतलब अगर ग्राफ ऐसे बन गया 0 डिग्री, ग्राफ ऐसे बन गया तो 90 डिग्री। तो जो यंग्स मॉडुलस है उसकी वैल्यू किसके किसके बीच में वेरी करेगी? फॉर द यंग्स मॉडुलस ये इन्फिनिटी एंड 0 के बीच में वेरी करेगी। याद रखिए, कोई भी परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल है, परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल का मतलब ये नहीं होता कि y की वैल्यू इन्फिनाइट हो जाए, नहीं, उसका मतलब होता है कि अगर आप उसमें स्ट्रेच लगाओगे, स्ट्रेन डेवलप करोगे, तो वो एज इट इज ओरिजिनल शेप एंड साइज को गेन कर देगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट आएगा, समझ में आ गया होगा। तो जो भी स्लोप ऑफ द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है उसे को हम यंग्स मॉडुलस बोलते हैं, एंड यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है, टेम्परेचर बढ़ाने पे यंग्स मॉडुलस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सेकेंड पॉइंट को समझना। सेकेंड पॉइंट के लिए मैंने एक तरीका आपको सिखाया था, दो टाइप का स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व मैंने बनाया था। पहला स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व कुछ ऐसा बनाया था, मान लो यहाँ पे स्ट्रेन है, यहाँ पे स्ट्रेस है, दो ग्राफ मैंने बनाए, एक ग्राफ ऊपर की ओर बनाया, एक ग्राफ नीचे की ओर बनाया, राइट। तो जो मटेरियल का टेम्परेचर नहीं होता उसको हम बोलते हैं हार्ड, और हार्ड का टेम्परेचर थोड़ा सा मैंने रखा क्या, डाउन। हार्ड के लिए मैंने टेम्परेचर रखा डाउन। गर्म करने पे मटेरियल सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्ट के लिए जो उसका टेम्परेचर होता है वो मैंने गर्म कर दिया, वो सॉफ्ट हो जाएगा। एंड मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप काम करो, एक वर्टिकल लाइन ऐसे प्लॉट कर दो, तो आप देखो कि जो मटेरियल थोड़ा सा हार्ड है, मीन्स ठंडा है, उसमें स्ट्रेस ज़्यादा डेवलप हो रहा है। ठीक है, हार्ड मटेरियल पे स्ट्रेस ज़्यादा डेवलप हो रहा है, हार्डनेस ज़्यादा है। और जो सॉफ्ट मटेरियल इसको गर्म कर दिया, जिसको मैंने सॉफ्ट कर दिया, उसका स्ट्रेस क्या हो गया, कम हो गया। याद रखिए, गर्म करेंगे, ठीक है, तो सॉफ्ट हो जाएगा, तो वो थोड़ा नीचे की ओर बनेगा, एंड थोड़ा ठंडा रखेंगे तो हार्ड हो जाएगा, ग्राफ ऊपर की ओर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए स्लोप अलग अलग है, राइट। एक स्लोप यहाँ पे आप देख पा रहे हो थीटा, ये किसके लिए है, सॉफ्ट के लिए। दूसरा आप एंगल आप देख पा रहे हो ये वाला, ये किसके लिए, जो हार्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने पे स्लोप क्या हो गया, कम हो गया। अगर मैंने बोला टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, तो जो यहाँ पे स्लोप है, स्लोप कम हो गई, स्लोप कम हो गई तो यंग्स मॉडुलस भी कम हो जाएगी। याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाने पे मटेरियल की यंग्स मॉडुलस कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टील इज प्रेफर्ड फॉर द मेल्टिंग, स्टील इज प्रेफर्ड फॉर द मेकिंग स्प्रिंग ओवर द कॉपर बिकॉज स्टील हैज अ हायर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ऑब्वियसली जो स्टील होता है उसके पास जो यंग्स मॉडुलस है वो ज़्यादा होता है, मीन्स यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्टील इज ग्रेटर देन द यंग्स मॉडुलस ऑफ द कॉपर। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, जिसके अंदर यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है, राइट। अगर हम बात करें कि जिसके पास यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होगा उसके अंदर इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, जिसके अंदर इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी वो क्विकली रिगेन करेगा, राइट, क्विकली रिगेन करेगा, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर करेगा, मैक्सिमम शॉक या फिर जो भी झटके लगते हैं, है ना, स्प्रिंग में। अगर आप कार से जा रहे हो, पीछे स्प्रिंग यहाँ पे बनी हुई है, तो जब भी ब्रेकर वगैरह आएगा तो जर्क लगता है, तो जिसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी वो क्विकली रिकवर कर जाएगा। बट कॉपर की तो इलास्टिसिटी कम होती है क्योंकि उसका यंग्स मॉडुलस कम है, यंग्स मॉडुलस कम होगा, इलास्टिसिटी कम होगी, झटका लगने पे वो जल्दी रिकवर नहीं करेगा, टाइम लगाएगा, इसलिए हम उसको प्रेफर नहीं करते। नाउ द यंग्स मॉडुलस ऑफ द परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी। परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी क्या होती है इसको आप समझना। जैसे मान लो मैंने एक कर्व बनाया जो कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में है। परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी मीन्स ऐसा होता है जिसके अंदर खूब सारा डिफॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, अगर आप एक फार्मूले को आप ध्यान से देखें, इफ द यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी मतलब पानी, पानी ऐसे बह रहा है, यहाँ से स्टार्ट किया, बहता गया बहता गया बहता गया खूब दूर तक गया, तो उसके लिए जो स्ट्रेन होता है वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा, एंड स्ट्रेन टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो स्ट्रेस टेंडिंग टू, सॉरी, यंग्स मॉडुलस इज टेंडिंग टू जीरो। एंड प्लास्टिक बॉडी यही होती है ना जिसके अंदर खूब सारा डिफॉर्मेशन हो, डिफॉर्मेशन होगा तो उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप ही नहीं होगा। तो याद रखना, स्ट्रेस नहीं डेवलप होगा तो स्ट्रेस की वैल्यू वहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो, मतलब एक्सपेंड हो रहा है तो हो जा रहा है, हो जा रहा है। तो इसका याद रखना, इसका ग्राफ सिर्फ इस तरीके से बनेगा, ऐसे ग्राफ ऐसा बन गया तो इसका मतलब यहाँ पे इसका स्लोप क्या है, जीरो, स्लोप जीरो है, तो यहाँ पे टेन थीटा जीरो होएगा, टेन थीटा जीरो होएगा तो यंग्स मॉडुलस भी क्या होगा, जीरो होगा। ये पॉइंट है।
नेक्स्ट पॉइंट ये है कि द यंग्स मॉडुलस ऑफ द परफेक्ट रिजिड बॉडी। तो देखो परफेक्ट रिजिड बॉडी के लिए क्या केस है, अगर मैं परफेक्ट रिजिड बॉडी के बारे में बात करूंगा तो अगेन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, एंड तुमको पता है कि इसके लिए जो फार्मूला यूज करते हैं, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। परफेक्ट रिजिड बॉडी में तो डिफॉर्मेशन होता ही नहीं है, तो उसका स्ट्रेन क्या हो जाएगा, जीरो। स्ट्रेन जीरो हो जाएगा तो यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। मीन्स यंग्स मॉडुलस इन्फिनिटी। एंड ग्राफ में स्लोप सॉरी ग्राफ में कोई सॉरी अगर कोई मटेरियल रिजिड है उसको खींचेंगे डिफॉर्मेशन होएगा नहीं, तो ग्राफ स्ट्रेन में आएगा नहीं, ग्राफ से वर्टिकली ऊपर की ओर जाएगा। यहाँ पे देखो जब रिजिड बॉडी को खींचोगे डिफॉर्मेशन जीरो होगा तो सिर्फ वाई एक्सिस पे ग्राफ बनेगा और उसके अंदर स्ट्रेस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, राइट। इस केस में आप ध्यान से देखें, यहाँ पे स्लोप 90 डिग्री है, तो 10 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, तो y की वैल्यू भी क्या होगी, इन्फिनिटी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एयर। ठीक है, एयर एक ऐसा एयर का यंग्स मॉडुलस तो निकाला नहीं जाता, और एयर का यंग्स मॉडुलस निकाला नहीं जाएगा, बट इसके अंदर रीस्टोरिंग कैपेबिलिटी बहुत कम होती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर ऐसा होएगा कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, यंग्स मॉडुलस ऑफ द एयर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। जीरो तो नहीं होगा क्योंकि ये परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी नहीं है, ठीक है, तो जीरो नहीं होगा बट टेंडिंग टू जीरो के आसपास होगा, राइट, यंग्स मॉडुलस ऑफ द एयर। चलिए, तो अभी फिलहाल हमने देख लिया कि यंग्स मॉडुलस क्या होता है, किस तरीके से चेंज होता है, एंड अलग अलग मटेरियल के लिए यंग्स मॉडुलस का ग्राफ कैसे बनेगा, राइट। एंड याद रखना है स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो स्लोप होता है उसी को यंग्स मॉडुलस कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और उस पर एक फोर्स से मैं फोर्स लगा के खींचता हूँ, तो उसके अंदर कितना डिफॉर्मेशन होता है। जैसे माना कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ऐसा, और उसके ऊपर एक फोर्स लगा के मैंने खींचा, ठीक है। याद रखना जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा के खींचते हैं तो इसका ओरिजिनल एरिया चेंज हो जाता है, मतलब पहले मान लो बड़ा है तो बाद में कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, बट हमेशा मैं स्टार्टिंग ओरिजिनल एरिया की ही बात करता हूँ। तो स्टार्टिंग में इसके पास जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको हमने बोला ए नॉट, जो इसके पास लेंथ है उसको हमने बोला एल नॉट, और इसके ऊपर एक फोर्स लगाया डिफॉर्मिंग फोर्स जिसका नाम हो गया एफ। जितना डिफॉर्मिंग फोर्स उतना ही रिफॉर्मिंग फोर्स, बार बार इंटरनल फोर्स के बारे में मतलब डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, समझ जाना जितना एक्सटर्नल लग रहा है उतना ही यहाँ पे क्या लगेगा, रिफॉर्मिंग फोर्स भी लगेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है ना, पहला पॉइंट क्या है, स्ट्रेस क्या होता है। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है भाई, जितना आप यहाँ पे फोर्स लगाओगे जो कि 90 डिग्री पे लगेगा और जितना इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, तो जो दोनों का रेशियो होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस सिग्मा एन कितना डेवलप होगा पता चल गया। अब स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, तो जब इसके ऊपर आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होगा, थोड़ा पतला हो जाएगा और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, राइट। तो अब ध्यान से देखना, इनके बीच में जो एलोंगेशन हुआ है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डेल्टा एल। डेल्टा एल शुरुआत का तो एल नॉट है ही, नॉट को इसको स्मॉल बना देते हैं, सॉरी कैपिटल बना देते हैं ऐसा। और यहाँ पे देखो जो इसका बाद का क्रॉस सेक्शन एरिया वो चेंज होकर के मान लो ए हो गया, तो स्ट्रेस में हमेशा ओरिजिनल स्टार्टिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया देते हैं, बाद का नहीं देते हैं, ठीक है। ये वाला एरिया नहीं देंगे, शुरुआत का एरिया देंगे, इसका लेंथ नहीं देंगे, शुरुआत का लेंथ देंगे। इसलिए देखो ए नॉट एल नॉट, व्हाट इज स्ट्रेन, स्ट्रेन इज द ओरिजिनल एरिया डिवाइड बाय द चेंज इन एरिया, ठीक है, सॉरी स्ट्रेन इज चेंज इन एरिया डिवाइड बाय द ओरिजिनल एरिया। तो चेंज इन एरिया कितना है, डेल्टा एल, और स्टार्टिंग का एरिया कितना एल नॉट, उसको वहाँ पे रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्ट्रेन। तो इसको हमको नॉर्मल स्ट्रेन पता चल गया। तो नॉर्मल यंग्स मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाय नॉर्मल स्ट्रेन। तो जो स्ट्रेस है वहाँ पे आप लिखोगे एफ डिवाइड बाई ए नॉट, स्ट्रेन की जगह लिखोगे डेल्टा एल डिवाइड बाई एल नॉट। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इस फॉर्मेट में आपको फार्मूला याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, राइट। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसी पे यंग्स मॉडल्स के सारे प्रॉब्लम इसी पे सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो ये चीज़ याद रखना, इसको लिख देना वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला।
वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, बार बार यूज होगा, इसके बारे में आप जानकारी रखना कि किस तरीके से इसको हम यूटिलाइज करेंगे, राइट। अब इसी को क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे किस किस सेगमेंट में किस किस तरीके से हम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, अब देखना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टू determine the Young's modulus of the wire. The steel wire of length 156 centimeter and diameter itna taken as a experiment wire, right? And the average change in length is 1.5 kg, weight is found to be 0.05 centimeter. Then the Young's modulus of the wire, मतलब एक experiment किया जा रहा है, इसको लिखेंगे to determine, ओके, टू डिटरमाइन द यंग्स मॉडुलस, ठीक है। एक वायर है, उसका यंग्स मॉडुलस यहाँ पे निकालना है। ऐसे देखना, तो मैंने एक ऐसे दीवार बनाया, यहाँ पे एक वायर को मैंने हैंग कर दिया। जब वायर को हैंग करूँगा तो कुछ इस तरीके से आएगा, ये ऐसा वायर है। और वायर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि भाई इसका जो स्टार्टिंग का लेंथ है एल नॉट, दैट इज 156 सेंटीमीटर। स्टार्टिंग का जो डायमीटर है डी नॉट, वह 0.054 सेंटीमीटर, ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया। दो इन्फॉर्मेशन दिया, इसका एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसमें एक वेट अप्लाई किया, जैसे यहाँ पे अगर आप वेट आप अप्लाई करोगे तो इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी, थोड़ा ही नीचे आ जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा नीचे आया उसको हमने बोला भाई ये कितना डिफॉर्म हो गया, उसके नीचे यहाँ पे एक मास मैंने लगा दिया। और इसका जो मास है m की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, m विल बी इक्वल टू द 1.5 kg, m दिया हुआ है। और जो भी यहाँ पे डिफॉर्मेशन हुआ है, जो भी एक्स्ट्रा लेंथ बढ़ा है, इसको हमने बोला है डेल्टा एल, और जो स्टार्टिंग का लेंथ है उसको हमने बोला है एल नॉट। इस तरीके से इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। और जो भी डेल्टा एल के अंदर यहाँ पे डिफॉर्मेशन हुआ है उसकी वैल्यू दे दिया है 0.05 सेंटीमीटर, राइट। सारी इन्फॉर्मेशन दिया, बोला है कि फाइंड आउट द यंग्स मॉडल। जस्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि y इज इक्वल्स टू एफ एल नॉट डिवाइड बाय द ए नॉट मल्टीप्लाइड बाय द y, सॉरी, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एफ एल नॉट डिवाइड बाय द ए नॉट मल्टीप्लाइड बाय द y। तो यहाँ से आप y निकाल सकते हो, राइट। तो यहाँ से अगर y निकाला जाएगा तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा एफ एल नॉट डिवाइड बाय द ए नॉट मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा है। इस वायर पे फोर्स उतना ही लगेगा जितना वेट यहाँ पे हैंग कर रहा होगा। याद रखना, जब कोई एक वायर होता है यहाँ पे वेट, मैं यहाँ पे वेट अगर इस तरीके से लगाऊंगा तो ये जो वेट है इसको खींचेगा, जितना इसका वेट होगा उतना ही इसके अंदर रिफॉर्मिंग फोर्स जनरेट होगा। तो जो रिफॉर्मिंग फोर्स जनरेट हो रहा है ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.5 kg है, 10 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो फोर्स हो जाएगा 15 न्यूटन। और जो स्टार्टिंग लेंथ है वो 156 है, उसको आप सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज करोगे तो सेकेंड वाला पोर्शन हो जाएगा 1.56। 1.56 मैंने इससे लिखा क्योंकि इसको हमने 100 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद में जो इनिशियल एरिया है, तो देखो जो डायमीटर होता है ना, तो डायमीटर को क्या करता है कि उसका फॉर्मूला होता है पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो पाई मीन्स 3.14 एंड जो डायमीटर है वो बेसिकली सेंटीमीटर में गिवन है, राइट। तो और अगर इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से डिवाइड नहीं, पाई डी स्क्वायर बाई 4 ही फार्मूला यूज़ करते हैं। याद रखना, एरिया का फार्मूला होता है पाई डी नॉट स्क्वायर बाई 4 या फिर पाई आर नॉट स्क्वायर। तो आर दिया है तो पाई आर स्क्वायर, डी दिया है तो पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो मैं यहाँ पाई डी स्क्वायर बाई 4 रखने वाला हूँ। डी की जगह मैं यहाँ पे रख दूंगा 0.054 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर देना है एंड डिवाइड बाई 4 कर देना है। बट अभी भी यहाँ पे हमको एक चीज़ अभी रहती है, इसका नाम है एलोंगेशन, ठीक है। कितना एलोंगेशन हुआ, और एलोंगेशन को मैंने कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे पहले से ही डेटा दे दिया, दैट इज़ 0.05। तो इसको लिखेंगे 0.05 इंटू 10 टू द पावर -2। इस तरीके से सारा डेटा हमें पास मिल गया।
जब इस पूरे डेटा को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो फाइनल आंसर y की आ रहा है, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको आप खुद ही कैलकुलेट करके देख लेना. नाउ द फाइनल वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 2 into 10 to the power 11 पास्कल. तो यंग्स मॉडुलस की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 into 10 to the power 11 पास्कल. तो याद रखना, जब भी ऐसे प्रॉब्लम आए सबसे पहले आप उनका डायग्राम बनाओ. डायग्राम इस तरीके से बना दिया, देखो कि ओरिजिनल लेंथ कितना दिया हुआ है, ओरिजिनल डायमीटर कितना दिया हुआ है, मासेस कितना दिया हुआ है, एलोंगेशन कितना दिया हुआ है. तो मैंने बोला कि ये तो फंडामेंटल फार्मूला है, हर जगह यूज होगा, तो सबसे पहले मैंने उसी फार्मूले को लिखा. बट यहाँ पे आपको y निकालना है, तो y को एक साइड रखा एंड बाकी को दूसरे साइड रखा, तो तुम्हारे पास एक नया फार्मूला मिल गया. फोर्स की जगह रखा उसका खुद का वेट. इनिशियल लेंथ यहाँ पे दे रखा है, उसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया. पाई डी स्क्वायर बाई 4 से हमने क्या निकाल दिया, एरिया. एंड जो एलोंगेशन दिया है वो यहाँ पे मैंने रखा, यहाँ से हमको क्या मिल गया, यंग्स मॉडुलस. तो एकदम फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन में दिया है कि देयर आर 3 वायर ए बी सी, 3 वायर हैं, मेड ऑफ द डिफरेंट मटेरियल, अलग अलग मटेरियल से मिलकर के बने हुए हैं. राइट. एंड इनके एलोंगेशन 1.5, 2.5, 3.5 मिलीमीटर है, अंडर द वेट ऑफ द 5. मतलब अगर डिफरेंट टाइप के वायर की बात करें तो मान लो यहाँ पे ए वायर होगा, यहाँ पे ऐसा बी वायर होगा, यहाँ पे ऐसा सी वायर होगा. ए बी सी सभी पे मैंने 5 kg 5 kg 5 kg का वेट हैंग किया हुआ है. ठीक है, अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं. तो डायमीटर ऑफ द वायर इज सेम. इनके जो डायमीटर्स हैं, सभी के डायमीटर्स यहाँ पे क्या है, सेम सेम. व्हाट इज द मोस्ट इलास्टिक मटेरियल, राइट. इनके सबसे ज़्यादा, इनमें से कौन सबसे ज़्यादा मोस्ट इलास्टिक है. तो इसका एक मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ कि भाई अप्रोच कैसे करेंगे. अप्रोच के लिए मैंने हमेशा बोला फार्मूला तो एक ही यूज करना है. तो फार्मूला क्या है अपने पास कि डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एफ एल नॉट डिवाइड बाई द ए नॉट मल्टीप्लाइड बाई द वाई. राइट. अब क्वेश्चन में क्या क्या सेम बोल रहा है इसके बारे में बात करते हैं. देखो सबसे पहले बोल रहा है कि फॉर द डिफरेंट मटेरियल, मटेरियल डिफरेंट है, इसका मतलब यंग्स मॉडुलस इनकी डिफरेंट डिफरेंट है. एंड इनकी डायमीटर सेम है. देखो द डायमीटर ऑफ द वायर इज सेम. डायमीटर सेम है तो मैं एरिया के बारे में बात नहीं करूंगा, एरिया को हटा दिया. ठीक है. और कह रहा है कि जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है वो एक ही फोर्स के साथ लटकाया गया. मतलब जो यहाँ पे अंडर द रोड नहीं, लोड. ठीक है, अंडर द लोड ऑफ द 5 kg, 5 kg का लोड सेम है. लोड सेम है तो इसका मतलब जो फोर्सेस लग रहे होंगे उनके ऊपर वो भी कैसा होगा, सेम होगा. डिफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखा है. ठीक है, सेम मटेरियल. और यहाँ पे इनके लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, बट लेंथ को यहाँ पे भी हम सेम मानेंगे कि भाई इन सभी की जो लेंथ है वो हमने 3 वायर ए बी सी मेड ऑफ द डिफरेंट मटेरियल, मटेरियल डिफरेंट है, डायमीटर इनका सेम है. लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो लेंथ को हम यहाँ पे भी सेम मानेंगे. याद रखना लेंथ को भी यहाँ पे सेम मान रहे हैं. तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि भाई डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइड बाय द वाई. इसका मतलब क्या हुआ, जिसमें एलोंगेशन कम होगा उसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होगा, और जिसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होगा उसके अंदर इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होगी. बताया था ना, स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो स्लोप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है. अगर मैं यहाँ पे बना दूँ स्ट्रेन और यहाँ पे बना दूँ स्ट्रेस, तो यहाँ पे एक स्लोप आएगा, उसको हम बोलेंगे थीटा. और जो टेन थीटा होता है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, यंग्स मॉडुलस. और यंग्स मॉडुलस डायरेक्टली रेफर करता है कि मटेरियल कितना ज़्यादा इलास्टिक है. तो अब यहाँ पे देखो, सबसे कम मतलब जिसकी सबसे कम एलोंगेशन होगी उसकी सबसे ज़्यादा यंग्स मॉडुलस होगा, और जिसकी सबसे ज़्यादा यंग्स मॉडुलस होगा उसकी इलास्टिसिटी भी सबसे ज़्यादा होगी. तो अपने क्वेश्चन में देखिए सबसे कम देखो 1.5, 2.5, 3.5, सबसे कम एलोंगेशन किसका हुआ है, 1.5. किसका हुआ है, ए का. तो हम यहाँ पे बोलेंगे जो ए ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एलोंगेशन क्या है, मिनिमम. यंग्स मॉडुलस क्या होगा, ज़्यादा. इलास्टिसिटी भी क्या होगा, ज़्यादा. राइट. तो ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द मटेरियल इज मोस्ट इलास्टिक. तो मैंने फॉर्मूला वही यूज किया है. किस तरीके से मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ फॉर द न्यूमेरिकल, तो वो ध्यान रखना, वो अप्रोच डेवलप होना चाहिए. चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम है द यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर ऑफ लेंथ L and radius R is Y. If the length is reduced to L by 2 and radius is reduced to R by 2, then Young's modulus will be. ठीक है.
अब यहाँ पे बात किया जा रहा है कि दो अलग अलग वायर हैं, ठीक है। एक वायर का नाम है ए। जो वायर ए है, वायर ए का लेंथ हमने एल कंसीडर किया हुआ है। वायर ए का लेंथ यहाँ पे हमने एल कंसीडर किया हुआ है, और इसका रेडियस, रेडियस यहाँ पे मतलब इनका रेडियस आर है। रेडियस हमने यहाँ पे आर इसका कंसीडर किया हुआ है। एंड जो यंग्स मॉडुलस है इसको हमने वाई कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। अभी आपके पास एक दूसरा वायर है जिसका नाम है बी। जो बी वायर है, बी वायर का जो लेंथ है वो चेंज किया गया, रिड्यूस टू हाफ, मतलब उसी को नहीं, दूसरे वायर का जो लेंथ है वो हाफ रखा गया पहले के कंपेयर में। जब इसका लेंथ मैंने हाफ रख दिया तो इनकी जो वैल्यू आई वो हुई L/2, और इनका रेडियस भी हाफ रख दिया गया। इस रेडियस को हमने रख दिया R/2। इसका यंग्स मॉडुलस कितना हो जाएगा, y डैश मैंने मान लिया, फिर y b मैंने कंसीडर किया, y भी कितना होगा ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो इसके लिए एक जो फंडामेंटल फार्मूला है वो हमको यूज करना पड़ेगा। फार्मूला वही यूज करना है जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो चेंज इन लेंथ दैट विल बी इक्वल टू द फोर्स and original length divided by the original area and multiplied by the Young's modulus। जब भी दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने की बात होती है तो हमेशा रेशियो के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, राइट। तो क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है द यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर ऑफ लेंथ एल रेडियस आर इतना है, और लेंथ इज रिड्यूस टू L/2। जो लेंथ है उसको हमने L/2 रिड्यूस कर दिया, रेडियस इतना कर दिया, तो यंग्स मॉडुलस वहाँ पे कितना होएगा। यहाँ पे कुछ कंडीशन यहाँ पे ऐड कर दो। जब भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे कंडीशन ऐड करनी होगी। कंडीशन क्या यहाँ पे ऐड करना है, इस चीज़ को आप समझिए। कंडीशन ये ऐड करना है कि भाई जो फोर्स लगा रहा हूँ दोनों में, खींचने में जो फोर्स लगा रहा हूँ, सेम लोड। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि दो जो ऑब्जेक्ट को खींचेंगे दोनों में लोड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। एंड एक चीज और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सेम डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर सेम लोड अप्लाई करेंगे एंड सेम डिफॉर्मेशन होना चाहिए, तो यहाँ पे जो नया वाला ऑब्जेक्ट है उसका यंग्स मॉडुलस कितना हो जाएगा, इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे डेल्टा एल लिखा है वहाँ पे डेल्टा एल ए डिवाइड बाई द डेल्टा एल बी ऐसे लिखेंगे। जहाँ पे फोर्स लिखा है वहाँ पे लिखेंगे एफ ए डिवाइड बाई द एफ बी। जहाँ पे एल नॉट लिखा है वहाँ पे लिखेंगे एल नॉट ऑफ द ए डिवाइड बाई द एल नॉट ऑफ द बी। और जहाँ पे ए है वहाँ पे लिखेंगे ए नॉट ऑफ द ए डिवाइड बाय द ए नॉट ऑफ द बी। और जो यंग्स मॉडुलस है वहाँ पे लिखेंगे y ऑफ a डिवाइड बाय द y ऑफ b। मतलब जो जो फॉर्मेट जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे हम उनको रेशियो से डिवाइड कर देंगे। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो यहाँ पे जो लोड है वो सेम है, फॉर द सेम लोड, मतलब एफ ए बाई एफ बी की वैल्यू हो जाएगी 1। फॉर द सेम डिफॉर्मेशन, दोनों में डिफॉर्मेशन सेम होना चाहिए, तो डेल्टा एल ए बाई डेल्टा एल बी क्या हो जाएगी, सेम। अब क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है कि भाई इनके यंग्स मॉडुलस क्या क्या है। तो यंग्स मॉडुलस को एक साइड रख देना है, क्वेश्चन में लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। अब यहाँ से सारा सिनेरियो चेंज होगा। जो ये पूरा का पूरा पैटर्न है वो इस साइड जाएगा, राइट। जब ये इस साइड आगे की ओर मूव करेगा तो हम लिख सकते हैं ए का यंग्स मॉडुलस क्वेश्चन दिया हुआ है वाई, ए की जगह लिख देंगे 1 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाई एल ए। फर्स्ट का लेंथ कितना है एल, सेकेंड का लेंथ कितना है L/2। अगर मैं अब एरिया यहाँ पे R है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर करके देखते हैं, ठीक है। तो ए का एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, बी का एरिया हो जाएगा पाई R/2 का होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई ए का यंग्स मॉडुलस है y एंड बी का यंग्स मॉडुलस है YB। अब यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसमें क्या देखना है कि जो ये वाला पोर्शन है इसको पूरा इस साइड लेके जाएंगे, बाकी को एज इट इज रखेंगे। नाउ
y डिवाइड बाय द वाई बी इज इक्वल्स टू एल डिवाइड बाई एल बाई टू। टू ऊपर यहाँ पे चला गया तो ऊपर आ गया 2, नीचे से क्या हुआ, पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, एंड 2 का स्क्वायर करेंगे 4, राइट, एंड ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पे हम लिख देंगे 4। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 1/2, और यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो वाई बी है वो ट्वाइस ऑफ वाई हो गया। तो देखो मेन जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ रेशियो लिखने में है। इस टाइप के क्वेश्चन में ढेर सारे रेशियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस फार्मूले को लिख देना है, फिर जहाँ पे डिफॉर्मेशन है, डिफॉर्मेशन ए डिवाइड बाई डिफॉर्मेशन बी, जहाँ पे फोर्स है, फोर्स ऑफ ए डिवाइड बाई फोर्स ऑफ बी, जहाँ पे लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ ऑफ ए, ओरिजिनल लेंथ ऑफ बी, ओरिजिनल एरिया ऑफ ए, ओरिजिनल एरिया ऑफ बी, यंग्स मॉडुलस ऑफ ए, यंग्स मॉडुलस ऑफ बी, इस रेशियो में लिख देना है। फिर प्रॉपर डायग्राम में मेंशन करना है कि भाई पहले में इतना एरिया था, इतना रेडियस था, यंग्स मॉडुलस ऐसा था, दूसरे में लेंथ कम हो गई, रेडियस थोड़ा कम कर दिया, तो यंग्स मॉडुलस बताओ। बट कंडीशन क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, तो हम यहाँ पे मानेंगे कि दोनों में लोड हम सेम रखेंगे एंड दोनों में डिफॉर्मेशन हम सेम रखेंगे। अगर डिफॉर्मेशन भी अलग होता, लोड अलग होता तो मेंशन करता, नहीं मेंशन किया तो हम अपने से 1 मानेंगे। एंड फाइनली आपको पता चलेगा कि जो बी ऑब्जेक्ट है उसमें जो यंग्स मॉडुलस होगा वो पहले के कंपेयर में क्या हो जाएगा, थोड़ा डबल हो जाएगा, मतलब ये मटेरियल और भी ज़्यादा इलास्टिक हो गया, इसकी इलास्टिसिटी बढ़ गई। तो सेम प्रॉब्लम सेम फार्मूला बट अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, इसको आप ध्यान से देखना। इसमें एक रिंग की बात की जा रही है, ठीक है, तो इसमें एक रिंग की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हमने रिंग बना दिया, ठीक है। तो इस रिंग का जो रेडियस है, इनिशियल लेवल पे जो इनकी रेडियस है वो स्मॉल आर, और इस रिंग को किसी उंगली में आप पहनाओगे तो उस उंगली का जो रेडियस है वो थोड़ा बड़ा है, मान लो इस फिंगर में पहनाना है, तो इसका जो रेडियस यहाँ पे है उसको हमने बोला कैपिटल आर। तो जब रिंग को किसी भी फिंगर के अंदर पहनाना पड़ेगा तो उसका साइज बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनिशियल लेंथ है पूरे रिंग का वो है 2 पाई आर, जो फाइनल लेंथ होगा वो हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर, क्योंकि रिंग को पहना दिया। तो यहाँ से हम स्ट्रेन निकाल सकते हैं। नाउ द स्ट्रेन विल बी इक्वल टू द एल फाइनल माइनस एल इनिशियल डिवाइड बाय द एल इनिशियल, राइट। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपको डेटा मिलेगा कि स्ट्रेन विल बी इक्वल टू द 2 पाई कैपिटल आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर डिवाइड बाय द 2 पाई स्मॉल आर। तो यहाँ से स्ट्रेन की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर डिवाइड बाई आर। तो हमने यहाँ से निकाल दिया कि भाई इसके अंदर कितना स्ट्रेन आएगा। फिर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है कि रिंग ऑफ स्मॉल आर क्रॉस सेक्शन एरिया ए, मतलब जो रिंग यहाँ पे है, मतलब ऑलरेडी रिंग के पास अपना खुद का कुछ ना कुछ थिकनेस होगा, राइट, और उस थिकनेस का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उस रिंग का भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। मतलब इस तरीके से ये रिंग है, इसको रिंग में ऐसा बना दूं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसकी थिकनेस है, तो ये जो थिकनेस की क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस रिंग की जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहाँ पे जो इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया है उसकी वैल्यू दे रखी है ए। तो क्रॉस सेक्शन एरिया है तो वहाँ पे स्ट्रेस भी डेवलप होगा, राइट। नाउ ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर के कंपेयर में ज़्यादा है। यंग्स मॉडुलस को ई से रिप्रेजेंट किया है, वाई से नहीं किया है। देन फाइंड आउट द फोर्स विच द स्टिल एक्सपेंड, मतलब जो फोर्स डेवलप होगा एक्सपेंशन के लिए वो कितना फोर्स डेवलप होगा वो आपको निकालना है। जैसा कि आपको सेम फार्मूला पहले से ही पता है कि सेम फार्मूला भाई यहाँ पे क्या है कि डेल्टा एल सॉरी यंग्स मॉडुलस विल बी इक्वल टू द स्ट्रेस डिवाइड बाय द स्ट्रेन। और स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाय द एरिया। तो फोर्स को एफ माना है जो आपको निकालना है, एरिया कितना है ए, राइट, और नीचे यहाँ पे स्ट्रेन मैंने निकाल दिया है, कितना निकाला है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर डिवाइड बाय द स्मॉल आर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपको एक डेटा मिलेगा कि आर इंटू एफ डिवाइड बाय द कैपिटल ए कैपिटल आर स्मॉल आर। अब अगेन यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ की वैल्यू पता चलेगी, तो एफ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वाई ए कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर डिवाइड बाय द स्मॉल आर।
यहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि कितना फोर्स उसके अंदर डेवलप होएगा। तो ध्यान से आप क्वेश्चन को समझना कि मान लो कोई ऐसा एक उंगली है, इसके अंदर रिंग पहनानी है, तो रिंग अगर यहाँ पे पहले के कंपेयर में पहना जाएगा तो पहले इसकी रेडियस थी स्मॉल आर, बाद में इसकी रेडियस होगी कैपिटल आर, तो रिंग की जो लेंथ है वो बढ़ गई, लेंथ बढ़ी तो वहाँ पे अंदर स्ट्रेन डेवलप होगा। स्ट्रेन का फॉर्मूला होगा फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइड बाई इनिशियल लेंथ। तो लेंथ को वहाँ पे रखेंगे, स्ट्रेन पता चल जाएगा। नाउ द यंग्स मॉडुलस विल बी इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, जब रिंग फैलेगा बड़ा होगा तो उसके अंदर फोर्स डेवलप होगा, तो फोर्स डिवाइड बाई एरिया को हम स्ट्रेस बोलते हैं। क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि जो उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हुआ है उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए के इक्वल है। तो एफ बाई ए को हमने क्या लिख दिया भाई, ये स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। फिर क्वेश्चन में यहाँ पे स्ट्रेन मैंने पहले से निकाल रखा, तो स्ट्रेन की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी, फिर वहां पे हमने यंग्स मॉडुलस निकाल दिया। नाउ द फोर्स विल बी इक्वल टू द वाई ए कैपिटल आर डिवाइड बाय द स्मॉल आर। तो यहाँ से हमने देख लिया रिंग के अंदर कितनी फोर्स यहाँ पे डेवलप हो रही है, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन, फेमस है, नीट में भी आप पूछा गया है, जेई में भी पूछा गया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आने की, तो इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करना। नाउ मूविंग ऑन डिफरेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि in the next question, if the length of the metal wire is 10 centimeter when tension is the 20 newton, 12 centimeter when the tension is the 40 newton, then find out the original length of the wire in a centimeter। मतलब एक क्वेश्चन देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट यूज करना, कोई अलग कॉन्सेप्ट हम यूज नहीं करने वाले हैं। सेम कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लो तुम्हारे पास एक ऐसा छत है और छत से मैंने ऐसा वायर लगाया, तो उसका इनिशियल लेंथ है L0। फिर उसी छत में से हमने फोर्स लगा के खींचा, कम ही फोर्स लगाया 20 न्यूटन का, तो जो भी इनिशियल लेंथ था उसके कंपेयर में थोड़ा सा बढ़ गया। अब यहाँ पे हमने जो फोर्स लगाया था 20 न्यूटन, तो जो भी लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ L0 तो पहले से ही था, उसमें ऐड हो गया, और ऐड होकर के कितना आया, जो भी ऐड हुआ टोटल यहाँ पे वैल्यू दे रखा है, टोटल ही वैल्यू एक साथ दे दी कि जो भी इंक्रीमेंट होकर के पूरा का पूरा लेंथ आया दैट इज 12 कितना है 10 सेंटीमीटर। अब वापस से अगर मैं सेम वायर के बारे में बात करूं, अब उसको 40 न्यूटन की फोर्स से खींचा गया, F इज इक्वल टू 40 न्यूटन। तो अभी देखो डिफॉर्मेशन पहले के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा हो गया, कितना ज़्यादा हो गया, इसको बोल दिया गया 12 सेंटीमीटर। इस तरीके से डिफॉर्मेशन हुआ, मतलब इनिशियल लेंथ है 20 से खींचा 10 सेंटीमीटर आया, 40 से खींचा तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर आ गया, राइट। तो इट्स लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, ये पहले से बढ़ा हुआ लेंथ है, मतलब पहले लेंथ L0 था, तो अभी जो बढ़ा हुआ लेंथ है, पूरा जो बढ़ा हुआ लेंथ है वो कितना है 10, तो पहले अगर L0 था तो अभी का जो पूरा लेंथ है कितना है 12, क्योंकि वेट हमने चेंज कर दिया। तो तुमने ये ऐसा समझो कि जो वायर है वो स्प्रिंग के जैसा है ना। यहाँ पे देखेंगे जो वायर है वो बेसिकली किसके जैसा है, स्प्रिंग के जैसा है। स्प्रिंग के जैसा है तभी तो खींच रहा है, ठीक है, खींच रहा है। तो अब तुम्हारे पास एक फंडामेंटल फार्मूला होता है कि भाई F डेल्टा L इज इक्वल्स टू F L0 डिवाइड बाय द A0, और यहाँ पे क्या होता है Y। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे दी गई होती हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हर एक केस में डिफॉर्मेशन अलग अलग हुआ है एंड फोर्स भी अलग अलग लगा हुआ है, राइट। तो अगर मैं देखूं कि जो फोर्स है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे देखना कि जो स्टार्टिंग लेंथ है दोनों के लिए फिक्स है, L0 की वैल्यू फिक्स है, यहाँ पे भी L0 उतना ही दे रखा है, यहाँ पे भी L0 उतना ही दे रखा है, यहाँ पे भी L0 उतना ही देखा है। दोनों फोर्स में इनिशियल लेंथ फिक्स है, इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स है ना, सेम वायर है, सेम वायर को खींच रहे हैं अलग अलग फोर्स लगा करके, तो स्टार्टिंग का एरिया चेंज नहीं होगा। सेम वायर है तो उसका यंग्स मॉडुलस भी चेंज नहीं होगा। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो भी डिफॉर्मेशन है डेल्टा L है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स,
राइट। और प्रोपोर्शन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो डेल्टा एफ इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, के एक्स। अगर मैं पहले केस की बात करूं, केस वन, इन द केस वन में क्या होगा कि कितना लेंथ चेंज हुआ तो हम लिखेंगे भाई फाइनल लेंथ हो गया 10, इनिशियल लेंथ कितना होगा एल नॉट, राइट, एंड दैट विल बी इक्वल टू द के मल्टीप्लाइड बाई फोर्स, यहाँ पे कितना लग रहा है, फोर्स यहाँ पे लग रहा है 20 न्यूटन। सेकेंड केस में क्या होगा भाई, सेकेंड केस में जो लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ वो कितना हो 12 सेंटीमीटर, और इनिशियल लेंथ कितना है एल नॉट, के को के ही माना, फोर्स यहाँ पे कितना लग गया 40। अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं डिवाइड कर दूं तो पता चल जाएगा कि भाई फाइनल मामला यहाँ पे क्या है। तो इक्वेशन 1 बेसिकली हमारे पास कितना है 10 माइनस एल नॉट डिवाइड बाई 12 माइनस एल नॉट इज इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जस्ट 1/2 आएगा। 1/2 आएगा तो देखो इसको फाइनली मॉडिफाई करो, 20 माइनस 2 एल नॉट एंड 24 माइनस, सॉरी 12 माइनस एल नॉट, एल नॉट को इधर जाओ उसको इधर जाओ तो यहाँ पे आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो जो ओरिजिनल लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी टेक्निक ही यही है, इसी तरीके से ही सॉल्व करना है। तो मैंने अगेन फार्मूला वही यूज किया, यहाँ पे देखा कि दोनों केस में अलग अलग फोर्स लगा रहे हो तो ओरिजिनल लेंथ वही है, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया वही है, मटेरियल वही है। तो मैंने देखा फोर्स तो एलोंगेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो मैंने बोला कि भाई द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा एल। तो मैंने के कांस्टेंट लगा दिया, ऐसे के कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पहला केस हमने यहाँ पे अप्लाई किया, जब फर्स्ट केस मैंने अप्लाई किया तो ये वाली इक्वेशन मिली, जब सेकेंड केस मैंने अप्लाई किया तो ये वाली इक्वेशन मिली। अब दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने पे जो फाइनल रिजल्ट आया वो आपके सामने है कि जो इनिशियल एल नॉट है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। इसका प्रोसेस यही है, इसी तरीके से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है स्टील का, ठीक है, यहाँ पे बात किया जा रहा है स्टील का। स्टील के बारे में कहा गया कि 2 स्टील वायर हैव द सेम वॉल्यूम, ठीक है, 2 स्टील के वायर हैं उनके वॉल्यूम सेम है, डायमीटर 2:1 का है, एंड व्हेन द सेम फोर्स इज अप्लाइड देन दे फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द एलोंगेशन। अब यहाँ पे मेंशन कर दिया है भाई सेम फोर्स है, तो यहाँ पे बेसिकली देखो मैंने 2 वायर बना दे रहा हूँ पहले ही, और दोनों का डायमीटर अलग है, पहले का थोड़ा ज़्यादा है तो मैंने इसको मोटा बना दिया, एंड वॉल्यूम सेम है। तो अगर मैं पतला बनाऊंगा तो उसकी लेंथ थोड़ी बड़ी बनेगी, ठीक है। तो इसका जो डायमीटर है वो 2:1 है, पहला डेटा गिवन है। अगर मैं D1:D2 निकालूं उसकी वैल्यू हो जाएगी 2:1। तो इसी से अगर मैं A1:A2 निकालूंगा तो स्क्वायर हो जाएगा 4:1। अगर मैं एक बात करूं कि भाई जो वॉल्यूम होता है वो एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ के इक्वल होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइड बाई ए। तो अगर एरिया 4:1 है तो जो लेंथ आएगा L1:L2 वो हो जाएगा 1:4। लोड यहाँ पे सेम है, इसका मतलब F1:F2 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जानी है 1, फोर्सेस यहाँ पे सेम है, सेम मटेरियल है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो Y1 है और जो Y2 है उसका भी रेशियो क्या हो जाना है 1 हो जाना है। अब बेसिकली आपको क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा L1:टू डेल्टा L2 की वैल्यू आपको निकालनी है। अब सारा खेल आसान है, फंडामेंटल फार्मूला मैंने बोला था कि एक ही फार्मूला यूज करना है, क्या यूज करना है, डेल्टा L इज इक्वल्स टू एफ एल नॉट डिवाइड बाई द ए नॉट मल्टीप्लाइड बाई द वाई। उन चीज़ों का जिक्र नहीं करूँगा जो कांस्टेंट है। क्या यहाँ पे कांस्टेंट है, एक तो सेम लोड में लगा रहा हूँ, सेम मटेरियल है, बस। अब सारा खेल किसका है, एलोंगेशन का है। अगर मैं एलोंगेशन के बारे में बात करूँ तो बेसिकली एलोंगेशन कितना हो जाएगा, डेल्टा L1 डिवाइड बाई डेल्टा L2 इज इक्वल्स टू L नॉट 1 डिवाइड बाई द
L नॉट टू। अब एरिया के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, A नॉट 1 डिवाइड बाय द A नॉट 2। जो जहाँ पे उसका वहीं पे रेशियो लिख देंगे। L ऊपर है, जहाँ पे L है L1/L2, एरिया नीचे है A1/A2। अब देखो व्हाट इज डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2। देखो लेंथ का जो रेशियो है L1/L2 है ना, वो कितना है 1:4। कैलकुलेट किया था तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 डिवाइड बाय द 4। और जो क्रॉस सेक्शन एरिया का रेशियो है वो है 4:1, तो यहाँ पे लिख दिया 4:1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 1/16। यहाँ पे क्या आ गया 1/16। तो जो सेकंड वाला है वो पहले के कंपेयर में 16 टाइम ज़्यादा एलोंगेट होगा, राइट। तो ये भी क्वेश्चन सेम फार्मूले पे मैंने किया, अप्रोच वो भी फार्मूला अलग, अप्रोच थोड़ा चेंज हो रहा है, बट रेशियो वाला अप्रोच मैं सेम रख रहा हूँ, हमेशा फार्मूला वही रखना हो। एंड फार्मूला आप देखिए इन सभी पैरामीटर से क्या क्या कांस्टेंट है, एफ हटा दिया, वाई हटा दिया, अब एल इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, तो इन दोनों को लेकर के मैंने फार्मुलेट कर दिया। किसी क्वेश्चन में चारों दिए रहते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन होता है सिर्फ एक ही दिया रहता है कि भाई एरिया इतना चेंज किया, बताओ एल में कितना चेंज हो रहा है, राइट। बट इस क्वेश्चन में मेंशन किया फॉर द सेम वॉल्यूम, बड़ा खतरनाक पॉइंट है, सेम वॉल्यूम। सेम वॉल्यूम कहने का मतलब क्या है, लेंथ भी चेंज हो रहा है। वॉल्यूम सेम है, एरिया बढ़ाओगे तो लेंथ कैसे अलग अलग हो सकता, मतलब सेम हो सकता है, लेंथ भी क्या होगा चेंज होगा। और इसको इसी फार्मूले से याद, ये फार्मूला कई बार हमने यूज किया है, राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। इस चैप्टर में इस फार्मूला का बहुत यूज किया जाता है। अगर कहीं क्वेश्चन में मेंशन हो फॉर द सेम वॉल्यूम, फॉर द सेम वॉल्यूम अगर लेंथ को बढ़ाओगे तो एरिया कम होगा, और लेंथ एरिया दोनों फार्मूले में यूज होते हैं। देखिए यहाँ पे लेंथ आ रहा है, यहाँ पे एरिया आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे डायमीटर चेंज किया तो एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गया, एंड वॉल्यूम को सेम कर दिया तो लेंथ एरिया का इनवर्स रिलेशन होता है, तो मैंने लेंथ के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दिया। फोर्स यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट है, तो यहाँ से बड़े आसानी से रेशियो आ गया। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, तो अगेन द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द टू सेम इज n:1। the length of the each wire is 4 centimeter on applying the same load increase in the length of the thin wire will be। लेंथ कितना इंक्रीज होगा यहाँ पे पूछा गया। अब यहाँ पे ऐसा नहीं मेंशन कर रहा है कि इनका वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम अलग अलग भी हो सकता है। तो देखो मान लो तुम्हारे पास जो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है कि डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल नॉट डिवाइड बाय द ए नॉट मल्टीप्लाइड बाय द वाई। क्या क्या चीज कांस्टेंट है क्वेश्चन में समझना। द रेशियो ऑफ द डायमीटर, डायमीटर का रेशियो दिया है, इसका मतलब एरिया का रेशियो दिया है। सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है तो हम वाई की बात नहीं करेंगे, वाई क्या हो गया कांस्टेंट, फायदा हो गया। एंड अप्लाइंग द सेम लोड, लोड भी हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं, सेम अप्लाई कर रहे हैं, और फायदा हो गया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि डायमीटर इतना है, अप्लाइंग इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द थिन वायर, तो कितना इनका इंक्रीज हुआ, लेंथ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया। हाँ, लेंथ ऑफ द ईच वायर इज द 4, लेंथ भी यहाँ पे कांस्टेंट दिया है, मतलब हमने 2 वायर दिया हुआ है, ठीक है। एंड दोनों वायर का लेंथ हमने क्या रखा है 4 सेंटीमीटर, मतलब L1 भी कितना है 4 सेंटीमीटर, L2 भी कितना है 4 सेंटीमीटर। और दोनों सेम मटेरियल का बनाए, तो मान लो अगर ये स्टील का बनाए तो ये भी किसका बना है, स्टील का बना है, दोनों की यंग्स मॉडुलस सेम हो गई। बट जो डायमीटर का रेशियो है इस क्वेश्चन में, जो D1:D2 है वो बेसिकली N:1 है, तो A1:A2 की वैल्यू हो जाएगी N²:1। सेम वॉल्यूम नहीं कह रहा तो यहाँ पे हम लाइट रहेंगे, और लेंथ के बारे में मेंशन कर दिया, लेंथ सेम है तो लेंथ यहाँ पे सेम रखेंगे। तो पूछ रहा है कि एलोंगेशन में क्या डिफरेंसेस आएंगे, राइट। तो एलोंगेशन कितना चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा, जहाँ पे डेल्टा एल है वहाँ पे क्या लिखोगे, डेल्टा L1 डिवाइड बाई डेल्टा L2। और एरिया नीचे है तो वहाँ पे क्या लिखोगे, A0(1) डिवाइड बाई द A0(2)। इसको मॉडिफाई करो, A0(1) डिवाइड बाई A0(2) कितना हो गया n²/1, ठीक है। 1 डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा n² डिवाइड बाई 1। तो अगर n² डिवाइड बाई 1 करोगे तो क्या होगा 1/n²। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से डेल्टा L2 के बारे में पता चलेगा n² ऑफ द डेल्टा L1, मतलब जो इनिशियल का एलोंगेशन है उसका n² टाइम्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो डायमीटर है n:1 है,
वेयर n इज ग्रेटर देन 1, n की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इसका मतलब इंक्रीमेंट होगा, तो डायमीटर को पतला कर दिया। एक दूसरा वायर मैंने बनाया, सोचो ऐसे एक वायर है जो मोटा है, दूसरा वायर मैंने थोड़ा थिन बना दिया और सेम लोड वहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो डिफॉर्मेशन तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ना, पतला है तो डिफॉर्मेशन बढ़ जाएगा। अब एन स्क्वायर बढ़ेगा, एन बढ़ेगा तो ये फार्मूले के हिसाब से देखेंगे, डायमीटर है तो एरिया में चेंज करेंगे तो जो n/1 है वो n²/1 होगा, इसलिए इसकी लेंथ n² टाइम्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम मैकेनिक्स के साथ कनेक्ट करके पूछा गया है, ठीक है, थोड़ा मैकेनिक्स यहाँ पे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई अ लिफ्ट इज टाइड विद अ थिक आयरन वायर, ठीक है, एक वायर साथ कनेक्टेड है। द मास ऑफ द 1000 kg, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ द वायर इज समथिंग, द मिनिमम डायमीटर ऑफ द वायर इज, मतलब आपको एक लिफ्ट बनानी है तो वहाँ पे एक रोप ऐसे कनेक्टेड है, राइट, इस लूप के अंदर ऐसे लिफ्ट तुमने पूरा का पूरा कनेक्शन ऐसा बना रखा है, ठीक है, और ये जो लिफ्ट है वो ऊपर की ओर जा रही है, तो जो ये पूरा का पूरा वायर है इसका कितना एरिया होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। एरिया पता चल जाएगा तो डायमीटर पता चल जाएगी, और इसके बारे में दिया है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस झेल सकता है, मतलब जो ह्यूज स्ट्रेस है, जो इसकी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ कितनी दी है, सिग्मा वाई इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है कि भाई इसका डायमीटर कितना होगा। अगर यहाँ पे जो लिफ्ट में कोई भी आदमी यहाँ पे चढ़ेगा तो इसका जो पूरा का पूरा मास दे रखा है वो दिया 1000 kg। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ब्रेकिंग फोर्स विल बी इक्वल टू द स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय द एरिया। ये कॉन्सेप्ट हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ था। ब्रेकिंग फोर्स यहाँ पे क्या है, इसका एक तो खुद का वेट है, प्लस जब ये एक्सेलरेट करेगा तो इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगेगा। तो मैंने एक फार्मूला बताया था कि जब भी कोई एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट होती है तो ऊपर की ओर एक्सेलरेट करेगा तो mg+ है, ऊपर की ओर डी एक्सेलरेट करेगा तो mg- है, नीचे की ओर एक्सेलरेट करेगा mg- है, नीचे की ओर डी एक्सेलरेट करेगा तो mg+ है। तो यहाँ पे जो ब्रेकिंग फोर्स है वो mg के साथ a भी आ जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा वाई मल्टीप्लाइड बाय द a। मास यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1000, ग्रेविटी यहाँ पे कितनी दी हुई है 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू 10 9.8, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी दी हुई है 1.2, और जो स्ट्रेस क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 1.4 इंटू 10⁸ ऐसा। और जो यहाँ पे डायमीटर निकालना है, डायमीटर निकालने के लिए 3.14 इंटू d² डिवाइड बाय द 4 ऐसा सिनेरियो है। इसको हम पूरा सिंप्लीफाई करेंगे एंड सिंप्लीफाई करके देखेंगे कि भाई कितनी वैल्यू यहाँ पे आ रही है। तो ओवरऑल सिंप्लीफाई करने पे इसकी डायमीटर शायद आएगी, एक मिनट, 1.4, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 11 11, ये दोनों कैंसिल आउट हुआ, ये 11 कैंसिल आउट हुआ, 5 10⁻⁻5, हाँ, तो यहाँ पे जो डायमीटर आएगा d विल बी इक्वल टू द 10⁻2 सेंटीमीटर। ठीक है, जस्ट कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करना, 10⁻2 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ में आ गया कि इसमें एक स्पेशल फार्मूला है। ये नहीं कहूँगा कि मैं जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है वही अप्लाई कर रहा है, बट हाँ इस टाइप के प्रॉब्लम है तो यहाँ पे स्ट्रेस निकालना है, नॉर्मल स्ट्रेस ही डेवलप होगा। तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी तो mg तो लगेगा ही लगेगा, mg+a इसका इनर्शिया फोर्स भी लगेगा, दोनों ऐड करके फोर्स लगाएंगे, एंड जो फोर्स होगा वही तोड़ने की कोशिश करेगा, और जो तोड़ने वाला फोर्स है वो स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय एरिया के इक्वल होता है। तो जब भी ब्रेकिंग वगैरह की बात है तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की हम बात करते हैं कि यहाँ पे बात कर रहा है अ वायर ऑफ द लेंथ 1 मीटर एंड रेडियस 1 मिलीमीटर इज एक्सटेंडेड बाय द x बाय द फोर्स ऑफ द f, द वायर इज मेल्टेड। मतलब अगेन देखो एक वायर है, इसका एक सर्कुलर रेडियस है, तो यहाँ पे स्मॉल r दे रखा है 1 मिलीमीटर, इसका लेंथ दे रखा है L1 दे रखा है, वो दिया है 1 मीटर, ठीक है।
और इसमें जो डेल्टा L1 दिया है वो x दिया है, और जो F1 दिया है वो F दिया हुआ है। मटेरियल है स्टील का। बाद में इसको कन्वर्ट करके एक स्क्वायर फ्रेम में ऐसे बनाया गया। ऐसा स्क्वायर फ्रेम बना दिया गया। अगेन वहाँ पे फोर्स तो हम सेम लगा रहे हैं, ठीक है, F2 भी यहाँ पे F ही लगा रहे हैं, बट जो डेल्टा L2 होगा वो कितना होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। एंड इसका जो एरिया है, मतलब जो एक साइड का एरिया है, इसकी अगर एरिया मतलब साइड की बात करूँ, ए की बात करूँ, या फिर एल की या फिर बी की बात करूँ, तो यहाँ पे जो बी दे रखा है वो 1 मिलीमीटर दे रखा हुआ है, ठीक है। और लेंथ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगा वो सेम आएगा। दोनों का जो वॉल्यूम की मेल्ट करके बनाया गया ना, डेंसिटी सेम रखेंगे तो वॉल्यूम सेम आएगी। तो अगर मैं शुरू की वॉल्यूम की बात करूँ, इनिशियल वॉल्यूम बात करूँ, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। कितना हो जाएगा? पाई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 × 10⁻³ इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6, राइट। और जो लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है डेट विल बी इक्वल टू द 1। ये किसके बराबर? अब इसमें जो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? ए इंटू एल करेंगे तो इसका भी क्या आएगा? वॉल्यूम आएगा। तो इसका एरिया हो जाएगा 1 × 10⁻³ एंड 1 × 10⁻³ क्योंकि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है डेट विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर। और इसकी जो लेंथ है, सेकेंड वाले की जो लेंथ है उसको हमने बोल दिया L2। इसको मैंने क्या बोला? L2। तो यहाँ से L2 के बारे में पता चल गया कि L2 विल बी इक्वल टू द पाई, ठीक है। L2 के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गया। अब L2 के बारे में इंफॉर्मेशन मिला तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि भाई कितनी यहाँ पे डिफॉर्मेशन हुई। तो देखो बेसिकली फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि डेल्टा L इज इक्वल्स टू FL0 डिवाइड बाय द A0 मल्टीप्लाइड बाय द वाई। अब देखो अगर मैं लेंथ की बात करूँ, लेंथ का जो रेशियो होगा वो तो आएगा ही आएगा, डेल्टा L1 डिवाइड बाई डेल्टा L2। फोर्सेस सेम लग रहे हैं तो फोर्स को मैं यहाँ पे क्या करूँगा? यूज नहीं करूँगा। मटेरियल सेम है तो उसको भी यूज नहीं करूँगा। क्या यहाँ पे आएगा? L0 ऑफ 1 डिवाइड बाई द L0 ऑफ 2। एरिया की बात करेंगे, A0 ऑफ 1 डिवाइड बाई द A0 ऑफ 2। देखो जो स्टार्टिंग का डिफॉर्मेशन है, जो भी इसके अंदर डिफॉर्मेशन हुआ पहला, वो x के बराबर हुआ। तो यहाँ पे डेल्टा L1 की जगह हम क्या रखेंगे? x। और सेकेंड का जो डिफॉर्मेशन है वो आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो स्टार्टिंग का जो लेंथ है वो 1 मीटर है, ठीक है, मीटर को नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट 1 लिख रहा हूँ। एंड डिवाइड बाई बाद का जो लेंथ आ गया वो आ गया पाई। स्टार्टिंग का जो एरिया है, यहाँ पे जो एरिया मैंने निकाला था वो एरिया कितना हो गया था? पाई इंटू 10⁻⁻6। कितना हो गया था? पाई इंटू 10⁻⁻6। एंड जो दूसरे वाले के एरिया हमने यहाँ पे निकाला वो बेसिकली किसके बराबर हो गया? 10⁻⁻6। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिर्फ पाई बचेगा, डेट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाय द पाई स्क्वायर। नाउ द डेल्टा L2 विल बी इक्वल टू द पाई स्क्वायर एक्स। तो जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन आएगा डेट विल बी इक्वल टू पाई स्क्वायर एक्स। समझना कैसे किया? दो अलग अलग वायर है, दोनों के लिए ये वाला फार्मूला आपको अप्लाई करना था। फोर्सेज एंड मटेरियल यहाँ पे सेम है। लेंथ एरिया तो आप निकाल देते दोनों का, लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं था। तो याद रखना जब कभी भी मेल्टिंग होगी, एकदम क्या हम खोल के समझ लो, कभी भी अगर मेल्टिंग होगी, राइट, मेल्टिंग होगा तो इस केस में आपको क्या पता चलेगा? इनका वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा। वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा। तो वॉल्यूम सेम होगा तो हम क्या यूज करेंगे कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, दोनों का अलग अलग वॉल्यूम निकालेंगे। जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे मैंने जो वॉल्यूम निकाला, इसके लिए वॉल्यूम का फार्मूला A इंटू एल है ना, एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। इसमें भी क्या यूज किया? एरिया मल्टीप्लाइड बाई, दोनों का वॉल्यूम निकाल के इक्वेट कर दिया तो सेकेंड का क्या मिल गया? कितना वहाँ पे इसका इनिशियल लेंथ है। इनिशियल लेंथ पता चल गई तो हमने यहाँ पे सब कुछ कैलकुलेट कर दिया। चले नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर हम मूव करते हैं। यहाँ पे भाई एक रिंग है, रिंग को ऐसे घुमाया गया। जब रिंग को हम घुमाते हैं तो उसके अंदर कितना टेंशन डेवलप होगा वो आपको फाइंड आउट करना है, राइट।
ठीक है। तो मान लो मैंने एक सर्कुलर प्लेन ऐसा कुछ बनाया, और यहाँ पे तुमने ऐसा सर्कल बनाया, ठीक है। सर्कल पे हमने 2 पॉइंट पिक किए, ऐसे 2 पॉइंट पिक किए, बहुत पास पास मैं यहाँ पे दूर दूर बना रहा हूँ। अब जो टेंशन होती है ना, वो बेसिकली रिंग के अंदर होती है। अगर मैं इसको यहाँ पे कट करके देखूंगा तो इसके अंदर टेंशन डेवलप होगी, ठीक है। कैसे टेंशन डेवलप होगी? इस तरीके से, ऐसा टेंशन यहाँ पे डेवलप होगा, राइट। तो टेंशन फोर्स को यहाँ पे जब हम एक टेंजेंशियली बनाना पड़ेगा जो कि बाहर की ओर बनेगा। अगर मैं इतने पोर्शन को मैं कट करके हटा दूं, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे इनका सेंटर रहा होगा, और जब कट करते हैं तो है ना, उसको खींचने के लिए वहाँ पे एक रीस्टोरिंग फोर्स आता है। तो इसमें जो टेंजेंट मैं ऐसे बनाऊंगा और यहाँ पे टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा। इन्हीं के टेंजेंट के डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं टेंशन फोर्स टी। इसी टेंजेंट के डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसको बोलेंगे टेंशन फोर्स टी, राइट। अब एक मैंने लाइन बना दी ऐसे, और इन सारे के जो एंगल्स है ना, इस एंगल को हमने बोला डी थीटा, और इस एंगल को भी हमने बोला डी थीटा। इस तरीके से हमने सारा क्रिएशन किया हुआ है। तो जो कि एज इट इज यहाँ पे दिखाई दे रहा है तुम्हें कि भाई यहाँ पे एक रिंग बनी थी, रिंग बनी, एंड इसके 2 पॉइंट्स थे, इन दोनों पॉइंट को हमने मिलाया तो यहाँ पे एक डी थीटा बना, तो यहाँ पे भी क्या बना, डी थीटा। एक टेंशन फोर्स यहाँ पे लग रहा है, दूसरा टेंशन फोर्स यहाँ पे लग रहा है, राइट। अब देखो, ये एंगल अगर यहाँ पे डी थीटा है तो ये वाला भी एंगल यहाँ पे कितना होएगा, डी थीटा होगा। अब ये कैसे होगा भाई, ये थोड़ा सा तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको ध्यान से देखना। मान लो कि इसका एक कंपोनेंट करना है भाई तुम्हें। कंपोनेंट किस तरीके से करना है, एक कंपोनेंट करना है इस डायरेक्शन में, दूसरा कंपोनेंट करना है इस डायरेक्शन में, राइट। अगर ये डी थीटा होगा तो ये भी क्या होएगा, डी थीटा। ये कितना होगा, 90 माइनस डी थीटा। ये भी कितना हो जाएगा, डी थीटा। इस तरीके से यहाँ पे एक एंगल यहाँ पे डी थीटा आ गया, राइट। यहाँ पे डी थीटा, अगर यहाँ पे डी थीटा यहाँ पे आ जाएगा। अब होगा क्या कि यहाँ पे जो टेंशन फोर्स डेवलप हो रहा है ना, उस टेंशन फोर्स का कंपोनेंट किया गया। यहाँ पे डायग्राम में आप ध्यान से देखना, पूरा डायग्राम पे आते हैं। तो यहाँ पे टेंशन फोर्स आया जिसका 2 कंपोनेंट हुआ, इधर हुआ टी कॉस थीटा और नीचे की ओर हुआ टी साइन थीटा। अगेन यहाँ पे एक टेंशन फोर्स टी कॉस थीटा, नीचे की ओर क्या हुआ, टी साइन थीटा। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा इसका अपना खुद का मास भी होगा, ध्यान से देखना। मान लो जो सेगमेंट यहाँ पे मैं बना के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो चीज़ें प्रेजेंट होंगी इनका अपना खुद का मास होगा, और इनका जो खुद का मास होगा रिंग का, उसको हमने बोला डीएम। उसको हमने क्या बोला है, डीएम। डीएम बेसिकली किसके इक्वल होगा, देखो, अगर मान लो इसका रेडियस कितना है आर, ये जो पूरा का पूरा एंगल है वो कितना है, 2d थीटा। एंगल कितना है, 2d थीटा। तो ये जो आर्क, अगर मान लो इसको ए बी में मान लिया, तो ए बी का जो आर्क लेंथ होगा उसको बोलेंगे आर मल्टीप्लाइड बाय द 2d थीटा। व्हाट इज 2d थीटा, 2d थीटा इज पूरा एंगल, आर्क रेडियस, और एंगल एंड रेडियस को मल्टीप्लाई करेंगे, आर्क की लेंथ आएगी। एंड व्हाट इज लेमडा, ध्यान से देखा क्वेश्चन में, क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज लेमडा। लेमडा इज अ लीनियर डेंसिटी, है ना। अगर लेमडा इज द लीनियर डेंसिटी, व्हाट इज लीनियर डेंसिटी, ध्यान से देखना। लेमडा विल बी इक्वल टू द लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी मीन्स होता है अगर मैं पर यूनिट लेंथ का कितना मास है उसमें से लेंथ को मल्टीप्लाई करो तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट का लेंथ पता चल जाएगा, मास पता चल जाएगा। तो देखो ये जो सेगमेंट है ए से बी, इसका लेंथ मुझे पता चल गया, तो अगर मैं लीनियर मास डेंसिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेगमेंट का कितना मास है वो मुझे पता चलेगा, राइट। व्हाट इज लेमडा, लेमडा इज द लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट का कितना मास है वो आपको पता चलेगा। अगर इस लेंथ से मल्टीप्लाई करूं तो इस सेगमेंट का कितना मास होगा वो आपको पता चलेगा। तो मैंने क्या किया कि जो आर टू डी थीटा है इसको लेमडा से मल्टीप्लाई किया तो किसके बराबर हो गया, 2 लेमडा आर डी थीटा के इक्वल हो गया। अब देखो जब ये रिंग घूमना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे एक बाहर की ओर फोर्स लगेगा जिसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ये जो नीचे जो टेंशन फोर्स है ना ये दोनों काउंटर करेंगे। मतलब देखा जाए तो
यहाँ पे बाहर की ओर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, इसको हम बोलते हैं Fc। और एट द सेम पॉइंट यहाँ पे दो दो टेंशन फोर्स नीचे की ओर लग रहे हैं, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, काउंटर करेंगे। तो वही हमने यहाँ पे किया हुआ है कि जो जो टेंशन फोर्स लग रहा है उसको मैंने पहले निकाल दिया। टेंशन फोर्स कितने लग रहे हैं, दो, तो हमने क्या लिखा है 2t साइन थीटा, दो है, दोनों को जोड़ दिया। अब जब एंगल बड़ा छोटा होता है ना, तो साइन डी थीटा को हम जस्ट थीटा लिख देते हैं, तो इसलिए मैंने 2t को मैंने लिखा बहुत छोटा। यहाँ पे ध्यान समझना, एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इफ थीटा डी थीटा इज वेरी लेस, अगर वो बहुत छोटा होगा, ठीक है, अगर ये बहुत छोटा होगा तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि साइन जो डी थीटा है वो भी किसके बराबर हो जाएगा, डी थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो हमने वही किया है कि जहाँ पे साइन डी थीटा था वहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, थीटा लिख दिया। अब आके देखिए, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात होगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc से रिप्रेजेंट किया जाता है, फार्मूला क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर। अगर तुमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला तुमने ऐसा पढ़ा होगा कि Fc इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या पढ़ते हो आप, आर ओमेगा, राइट। तो एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई आर, तो कितना हो जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये फार्मूला पढ़ते हो। सेम फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, एम की जगह एम, आर की जगह आर, ओमेगा की जगह ओमेगा स्क्वायर। मास तुमने पहले से निकाल रखा है कि ये वैल्यू डीएम की जगह यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो जस्ट मास को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ओमेगा स्क्वायर आर को अलग कर दिया। अब मैंने बोला कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये जो पूरा टेंशन फोर्स है आपस में काउंटर करेगा, तो दोनों फोर्स को मैंने इक्वेट कर दिया। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो गई, देखना, डी थीटा को डी थीटा के साथ कैंसिल आउट किया, 2 से मैंने 2 को साथ कैंसिल आउट किया, तो फाइनली हमको पता चल गया कि उसके अंदर जो भी टेंशन डेवलप होगा दैट विल बी इक्वल टू द लैम्डा आर एंड ओमेगा। क्वेश्चन में देखने क्या ये इन्फॉर्मेशन दिया है क्या, यस, रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन पहले से दिया है कि द रेडियस ऑफ द रिंग इज द 1 मीटर, रेडियस दे दिया। लीनियर मास डेंसिटी, रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। जो लीनियर मास डेंसिटी है लैम्डा, लैम्डा के बारे में पता चल गया, लीनियर मास डेंसिटी कितना है, 0.1 kg पर मीटर क्यूब। फाइंड आउट द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी, तो आपको यहाँ पे पूछना है कि भाई ओमेगा की वैल्यू कितनी हो सकती है ताकि जो टेंशन फोर्स यहाँ पे सहे उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 40 न्यूटन। तो यहाँ पे जस्ट आप डेटा रख दीजिए, तो फोर्स की जगह आप कितना रखोगे, 40 न्यूटन, टी की जगह आप क्या रखोगे, 50 न्यूटन, लेमडा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, लेमडा की वैल्यू हो जाएगी 0.1, रेडियस दे रखा है 1 स्क्वायर, यहाँ पे आएगा ओमेगा स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 400 ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 20 रेडियन पर सेकेंड। तो आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कि किसी भी रिंग को अगर हम घुमाएंगे रिंग के अंदर कितना टेंशन फोर्स डेवलप होगा, दैट इज लैम्डा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। किस तरीके से डिराइव हुआ, डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन को वापस से एक बार पॉज करके देख लेना कि आप देखना है कि पहले ए बी आप ले लो, राइट, ए बी सेगमेंट का जो पहले लेंथ निकाल लो कितना हो जाएगा आर डी थीटा, एंड वहां से आप मास निकाल दिए। फिर उस सेगमेंट पे आपने देखा कि भाई जो सेगमेंट है एक टेंशन फोर्स यहाँ पे आएगा, एक टेंशन फोर्स यहाँ पे आएगा, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर की ओर एक इधर की ओर, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक नीचे की ओर एक इधर की ओर। तो थोड़ी सी ज्योमेट्री लगा करके देख लेना कि भाई अगर ये डी थीटा है तो ये वाला भी कितना होगा, डी थीटा होगा। अब जो इधर वाले टेंशन फोर्स हैं बाहर वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो आपने क्या किया, पहले टेंशन फोर्स को निकाल दिया, फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को निकाल दिया, फिर दोनों के इक्वेट निकाल दिया, फिर आपको रिलेशन मिल गया। 4 स्टेप आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि a load of the 1 kg weight attached to the end of the steel of cross section area something 3 millimeter square, the Young's modulus is 10 to the power 11 Newton per meter square, the another end suspended vertically from the hook of the wall, then the load is pulled horizontally and released when the load is passed through the lowest point, then what is the fractional change of the length। क्वेश्चन बहुत इजी है, लिखा बहुत बड़ा है इसलिए टफ लग रहा है। जैसे एक दीवार है, दीवार से एक ऑब्जेक्ट को इस तरीके से हमने यहाँ पे हैंग कर दिया, यहाँ पे ऐसा ऑब्जेक्ट लगाया जिसके मास के बारे में इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है ना, m इज इक्वल्स टू दिया है 1 kg, ऐसा है, ठीक है। यंग्स मॉडुलस के बारे में दे दिया, तो आपको पता है कि जो डिफॉर्मेशन होता है वो एफ एल डिवाइड बाई द ए वाई के इक्वल होता है। जब इसको खींचेंगे तो यहाँ तक आएगा, राइट। अब इसी के बीच में एसएचएम करता रहेगा, मतलब जब इसको मैं खींचूंगा तो ये इसका लोवेस्ट पॉइंट होगा, ये क्या होगा, लोवेस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट।
जो लोएस्ट पॉइंट है तो उसमें एक डिफॉर्मेशन होगा जिसको हम बोलते हैं डेल्टा एल। तो यहाँ से अगर स्ट्रेन देखा जाए तो डेल्टा एल डिवाइड बाई एल नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ए नॉट मल्टीप्लाइड बाई द वाई। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स की वैल्यू देखो बेसिकली कितना हो जाएगा, 1 kg मीन्स 1 into 10, राइट। एरिया है 3 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है। तो एरिया यहाँ पे दिया है 3 मिलीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 10⁻⁻6 मिलीमीटर स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो अगेन यहाँ पे एक 3 आएगा, तो इसको 9 कर देते हैं, 9 और 3 का स्क्वायर 10⁻⁻6। यंग्स मॉडुलस यहाँ पे दे रखा है 10⁻11, राइट। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा 11 10⁻⁻5 10⁻11 10⁻5 आ गया, एंड डेल्टा एल बाई एल 9 10 को कैंसिल आउट करके अप्रॉक्स कर दे रहा हूँ। नाउ द अप्रॉक्सीमेटली डेल्टा एल विल बी इक्वल टू द 10⁻⁻5। इसके आसपास यहाँ पे स्ट्रेन पता चल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को प्रॉब्लम, इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में बताना है कि भाई टोटल कितना एलोंगेशन हुआ। ऐसे केस में क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो दो हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे एक मैंने बना दिया फर्स्ट पार्ट, और उसके बाद मैंने बना दिया सेकेंड पार्ट, और दोनों हिस्से का एरिया सेम सेम है, थोड़ा यहाँ पे अलग लग रहा है तो चलेगा इतना। अब एक इंच से स्टार्ट करते हैं। अब अगर इस वाले इंच से स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे 3F है, तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा 3F, राइट। फिर मैंने यहाँ पे आया, इसको मैंने कट किया, पूरा सिस्टम रेस्ट में है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे फोर्स मैंने कितना लगा दिया 3F। मतलब अभी सिर्फ इन पे ही फोकस करेंगे। अगर फर्स्ट सेगमेंट है, अगर सिर्फ उसी की बात किया जाए तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, जस्ट F लगेगा, राइट। इधर फोर्स मैंने लगा दिया 3F, तो यहाँ पे भी फोर्स कितना लगेगा 3F। अब ध्यान से देखना, जो सेकेंड पोर्शन का सेगमेंट है वहां पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है F, तो मेरे को यहाँ पे कुछ इस तरीके से फोर्स अरेंज करना पड़ेगा, तो सिर्फ F ही फोर्स है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फोर्स लगा दिया जिसका नाम हो गया 2F। अब 3F इधर है, 2F इधर है, तो नेट फोर्स कितना हुआ F, नेट फोर्स F यहाँ यही तो मेंशन है। अगर यहाँ पे फोर्स F है तो इस एंड पे भी फोर्स कितना हो गया 2F हो गया। ध्यान से देखना, जो ये सेगमेंट है यहाँ पे नेट फोर्स कितना है F है, पहले से ही यहाँ पे 3F लग रहा है, तो इसको F बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2F के बराबर एक फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट। तो अब यहाँ पे 3F लगा रहने देते हैं। अब इधर की ओर मैंने क्या लगा दिया 2F, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसी की जैसा यहाँ पे एक फोर्स F आएगा, राइट। फिर मैंने देखा कि इधर की ओर यहाँ पे फोर्स F लग रहा है, तो इधर की ओर मैंने F लगा। अब दोनों स्टैटिक कंडीशन में है, अब दोनों का आप डिफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। तो पहला डिफॉर्मेशन क्या होएगा, डेल्टा L1 इज इक्वल टू फोर्स यहाँ पे कितना है 3F, एरिया इनका कितना दे रखा है A, यंग्स मॉड्यूलस FL, इसका लेंथ यहाँ पे कितना दे रखा है, तो L/3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2L/3, ठीक है। एरिया इसका कितना है A, यंग्स मॉड्यूलस कितना है Y। सेकेंड फोर्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे इसका अलग ही एलोंगेशन आएगा, डेल्टा L2। फोर्स यहाँ पे कितना लग रहा है 2F, लेंथ यहाँ पे कितना है L/3, और नीचे एरिया A हो गया, यंग्स मॉड्यूलस हो गया Y। तो अगर मैं दोनों को सम करूं तो डेल्टा L इज इक्वल टू L1 प्लस L2, दोनों में कॉमन क्या है, FL डिवाइड बाई AY कॉमन हो गया, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6/3, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 FL डिवाइड बाई द 3AY। इस तरीके से टोटल एलोंगेशन आ गया। तो ये एक मैकेनिक्स बेस्ड क्वेश्चन है, हमने अलग अलग फ्रेम में जाके देखा कितना फोर्स वहाँ पे डेवलप हो रहा है, फोर्स के बेसिस पे अलग अलग फ्रेम में क्या होगा एलोंगेशन होगा। अब ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी एक रॉड को पकड़ के रिवॉल्व कराया जाए तो रिवॉल्विंग की वजह से उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने लग जाता है, जिसकी वजह से उसके लेंथ में एलोंगेशन होना स्टार्ट होएगा। जो एलोंगेशन होना स्टार्ट होगा, कितना एलोंगेशन स्टार्ट होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होता है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। इसके लिए देखो डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका ग्राफ अच्छे समझना। सॉरी ग्राफ नहीं, जैसे मान लो ये पूरा का पूरा वायर है, इसकी पूरी लेंथ है L, याद रखना इसकी पूरी लेंथ कितनी है L। अब मैंने क्या किया, एक अलग से सेगमेंट बनाया कि भाई ये रॉड है, इसका इस सेगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, इस सेगमेंट के बारे में बात करेंगे, इसको मैंने अलग से कलर कर दिया, भाई इसी के बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको अलग से दूसरी जगह बनाऊं तो आप साथ ही साथ समझते रहोगे। जैसे मान लो आप एक एक्सिस बना दिए, ये एक्सिस हो गई एक्स, ये एक्सिस हो गई वाई। तो यहाँ पे इस तरीके से रॉड मैंने ऐसे बनाया। ठीक है, अब जब रॉड को हम घुमाएंगे तो एक मैंने छोटा सा स्ट्रिप कंसीडर किया, राइट। और ये जो छोटी सी स्ट्रिप है इसकी लेंथ है DL। अब ये जो छोटी स्ट्रिप है ना, खींचना स्टार्ट करेगा। क्यों खींचेगा, क्योंकि इधर वाला जो भी पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, इधर वाला जो पूरा पूरा ऑब्जेक्ट है, ये इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगा। मतलब ये जो पूरा का पूरा सेगमेंट है, ये इधर की ओर पकड़ के खींचेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर फोर्स लग रहा होता है। तो अभी मैं पूरे रॉड की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे रॉड के अंदर एक छोटे से स्ट्रिप की बात कर रहा हूँ। उसके स्ट्रिप के एक एंड पर, इस वाले एंड पे, ये येलो कलर का एक पार्ट है। येलो कलर की पार्ट की वजह से इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, राइट। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है तो इधर वाले फोर्स में एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, वो भी कैसा लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो आप सोचो जो छोटा सा स्ट्रिप है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पकड़ के खींच रहे हैं। तो हमारा पहला काम क्या होगा कि जो येलो वाला पोर्शन उसका मास कितना है भाई, पहले ये तो पता करें। तो देखो मान लो कि जो मैंने DL का सेगमेंट कंसीडर किया है, इसकी लेंथ है यहाँ से R, तो रिमेनिंग पोर्शन की जो लेंथ हो जाएगी वो जाएगी L माइनस R। तो आपको भी पता है कि लेंथ L है तो मास M, 1 होगा तो क्या हो जाएगा M बाई L। तो अगर L माइनस R है तो कितना होएगा M डिवाइड बाई L, इधर कितना हो जाएगा L माइनस R। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कितना मास आ गया। तो ये वो मास है जो छोटा सा स्ट्रिप है, जिसके मतलब येलो कलर का पार्ट है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बॉडी होता है, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इसको पकड़ के आप यहाँ से घुमा रहे हो, ठीक है, और इसका मास M है और इसकी पूरी पोजीशन कितनी R, इसका फार्मूला होता है mR ओमेगा स्क्वायर। यही तो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, ये वाली होनी चाहिए, ये वाली होनी चाहिए, या फिर इसका सेंटर ऑफ मास से होना चाहिए। तो याद रखना सेंटर ऑफ मास से हम डिस्टेंस कंसिडर करेंगे। तो देखो अगर ये L माइनस R है, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में लाई करेगा, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी L माइनस R बाई 2। ठीक है, अगर मैं इसके सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करूँ, ऐसा बीच में ये, और इन दोनों की जो डिस्टेंस होएगी वो बेसिकली कितनी हो जाएगी कि L माइनस R डिवाइड बाई 2। तो अब इसके सेंटर ऑफ मास से जो पूरी डिस्टेंस आएगी वो बेसिकली कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखना जो भी मैंने समझाया, दैट विल बी इक्वल टू द L प्लस L माइनस R बाई 2। ठीक है, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बेसिक फार्मूला होता है कि भाई FC इज इक्वल्स टू mR ओमेगा स्क्वायर। तो R की जगह हमने क्या रखा है, R की जगह हमने क्या रखा है, ये स्मॉल l प्लस कैपिटल L माइनस स्मॉल l डिवाइड बाई 2। M की जगह मैंने क्या रखा है M डैश। व्हाट इज M डैश, M डैश में सिर्फ ये वाले हिस्से का मास, तो उसको मैंने क्या बोला M डैश, एंड M डैश को मैंने अलग से निकाल दिया। जब इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करोगे तो 2 यहाँ पे आएगा, 2R माइनस R मिल करके हो जाएंगे R। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने L प्लस R बाई 2, और जो M डैश है उसकी वैल्यू मैंने एज इट इज यहाँ पे रख दी, राइट। ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे रहा, माइनस एन प्लस मिलके एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गए, ये 2 और एल मिल करके क्या हो गए 2L हो गए। इस तरीके से हमने निकाल दिया कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं मेन फार्मूले पे। सभी को पता है कि भाई जो एलोंगेशन है, एलोंगेशन पूरे वायर का नहीं, सिर्फ इस सेगमेंट का, ये जो DL वाला सेगमेंट है ना, इनके ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था,
ये कितना एलोंगेट होएगा, है ना, इस एलोंगेशन के हम बारे में बात करेंगे। तो डेट एलोंगेशन विल बी इक्वल टू डीएल, डीएल इज इक्वल टू एफ डी आर मल्टीप्लाइड बाई ए नॉट मल्टीप्लाइड बाई वाई। सॉरी, जो मैंने इसको डीएल कंसिडर किया, इसको डीएल नहीं डी आर करते हैं, आर डिस्टेंस पे डी आर की, ये जो थिकनेस है इसको हमने डी आर कर दिया। तो बेसिक फार्मूला जो तुमने पढ़ा था कि डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल नॉट डिवाइड बाई द ए नॉट मल्टीप्लाइड बाई वाई। तो इसमें जो फोर्स वाली बात है, फोर्स कितना लग रहा है, मतलब ये जो पूरा पूरा सेगमेंट है, इसकी जो पूरी लेंथ है ना, वो सिर्फ कितनी है, डी आर, आर डिस्टेंस पे डी आर की लेंथ है। तो जहाँ पे लेंथ है वहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, डी आर। जहाँ पे फोर्स है वहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकाला हुआ है वो मैंने एज इट इज यहाँ पे रखा हुआ है। क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम ही है, वाई यहाँ पे सेम ही है। तो इसकी वजह से ये जो डी आर लेंथ का छोटा सा स्ट्रिप है, मतलब ये जो आपके पास डी आर लेंथ का छोटा सा स्ट्रिप है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो वो उसको किस तरीके से खींचेगा, तो उसको जो खींचेगा तो जो उसके अंदर डिफॉर्मेशन आएगा उसको हमने डेल्टा एल की जगह मैंने डी एल ही लिखा हुआ है। तो अब सारी चीज़ें क्लियर है, जो डिफॉर्मेशन है वो हमने डी एल बोल दिया, जो लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है वो मैंने डी आर बोला हुआ है, जो फोर्स इसके ऊपर लगेगा वो बेसिकली अलग से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे रखा गया है, तो ए नॉट वाई सब कुछ रख दिया। जो कांस्टेंट है भाई उसको बाहर निकाल दो, क्या क्या कांस्टेंट है इस पर हम फोकस करते हैं। कांस्टेंट यहाँ पे देखो, एम कांस्टेंट है, 2l कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, ए नॉट वाई यहाँ पे कांस्टेंट है, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, बाहर हो गई। अंदर बचा है एल स्क्वायर माइनस समथिंग। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन करने के बाद सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इसको आप खुद कर लेना, इंटीग्रेट करने के बाद 2l³/3 आएगा। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, एल से एल कैंसिल आउट हुआ, तो फाइनल जो यहाँ पे एलोंगेशन आएगा दैट विल बी इक्वल टू द एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइड बाई द 3a0y। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो किसी भी वायर को अगर आप घुमाओगे तो उसके अंदर कितना एलोंगेशन होगा, तो दो टफ डेरिवेशन है। पहला, जब किसी रिंग को आप घुमाओगे तो उसके अंदर कितना टेंशन फोर्स डेवलप होगा। दूसरा, जब किसी आप वायर को घुमाओगे तो उसके अंदर कितना फोर्स डेवलप होगा, ये चीज़ आपको बतानी है। नेक्स्ट पार्ट ये है कि जब किसी वायर को मैं हैंग करूँगा, ध्यान से देखना, जब मैं किसी वायर को यहाँ पे ऐसे हैंग करूँगा तो उसका अपने सेल्फ वेट की वजह से एलोंगेशन होएगा। ठीक है, तो उसका अपना एक सेल्फ वेट की वजह से एलोंगेशन होगा। अपने सेल्फ वेट की वजह से कितना एलोंगेशन होगा वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है। तो कैसे कैलकुलेट करके बताओगे, तो उसके लिए मैं एक कंडीशन समझाता हूँ कि मान लो एक छोटा सा स्ट्रिप तुमने अगेन दे दिया, राइट, और यहाँ पे तुमने ऐसे मेंशन किया हुआ है, ये बेसिकली क्या है, ओरिजिन, राइट, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है इसको आप बोलोगे 0,L, करेक्ट। और ये जो पूरा का पूरा सेगमेंट आपने कंसीडर किया, मतलब जो स्ट्रिप आपने बनाई है, स्ट्रिप की लेंथ है dy, और जो यहाँ से इनकी दूरी है इसको आपने बोला है y। और एक बात हमेशा याद रखना, जब किसी भी स्ट्रिप पे बात किया जाएगा तो जितना पोर्शन हैंग कर रहा होता है उतना ही पोर्शन उसके ऊपर फोर्स लगता है। मान लो ये जो छोटा सा स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप की बात किया जाए तो जो ब्लू कलर का पोर्शन हैंग कर रहा है तो उसकी वजह से नीचे की ओर फोर्स लगेगा, इसको अपोज करने के लिए ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा, तो इसका एलोंगेशन होना स्टार्ट होगा। जो एलोंगेशन होगा उसको हमने बोला है डीएल, जो फोर्स लगा है उसको मैंने बोला एफ, और इस स्ट्रिप का जो पूरा का पूरा लेंथ है इसको मैंने बोला डी वाई। क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका ए नॉट, यंग्स मॉडुलस है वाई। इस वायर का जो पूरा जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसको हमने क्या बोला है, ए नॉट। अब फोर्स कैसे पता चलेगा, कि कितने जो पोर्शन हैंग कर रहा है उसका कितना मास है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको सिखाया कि अगर लेंथ एल हो तो फोर्स, लेंथ अगर एल हो तो फोर्स कितना होएगा, सॉरी मास कितना है एम, तो 1 रहेगा तो कितना हो जाएगा m/l। अगर y पोर्शन हैंग कर रहा है तो क्या हो जाएगा m/l एंड मल्टीप्लाइड बाय द y। तो यहाँ से हम यहाँ पे रखेंगे फोर्स। तो देखो फोर्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, mg मल्टीप्लाइड बाई y एंड डिवाइड बाई l। यहाँ पे क्या आ गया, फोर्स आ गया, इसको मैंने लिखा dy एंड डिवाइड बाई इधर हो गया a0 एंड मल्टीप्लाइड बाई द
y. ये कैपिटल Y इज द यंग्स मॉडुलस एंड dy इज द मतलब स्मॉल y, वो डायमेंशन वाला है। अगर आपको ओवरऑल निकालना है कि कितनी इसके अंदर डिफॉर्मेशन होगी, तो आप इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा एल। डेल्टा एल की वैल्यू देखो, इसमें क्या क्या कॉमन हो गया, mg बाहर आ गया, डिवाइड बाय द एल बाहर आ गया, ए नॉट बाहर आ गया, एंड कैपिटल वाई बाहर आ गया। अंदर क्या रह गया, वाई डी वाई रह गया। इसको इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक फिनिश करना है। तो जीरो से स्टार्ट करना है, एल तक लेके जाना है। वाई का इंटीग्रेशन कितना होता है, वाई स्क्वायर बाई टू। जब डेटा रखेंगे तो एल स्क्वायर बाई टू आएगा। तो यहाँ पे जो भी डिफॉर्मेशन मिलेगा आपको, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी होगी, एम जी डिवाइड बाई द एल ए नॉट मल्टीप्लाइड बाई वाई एंड मल्टीप्लाइड बाई द एल स्क्वायर बाई टू। अब एल से एल यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करते हैं, ध्यान से देखना। जो एम जी बाई टू है ना, इसको बेसिकली एम जी बाई टू यहाँ पे मैंने रख दिया। एल से स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ तो इसको मैंने सिंपली एल रख दिया। एंड जो ए और वाई है तो उसको जस्ट मैंने ए वाई के फॉर्मेट में रख दिया। तो याद रखना, जब कभी भी एलोंगेशन की बात आई, डी टू सेल्फ वेट, एलोंगेशन डी टू सेल्फ वेट, इसका फार्मूला हमेशा याद रखना, वो किसके बराबर होगा, एम जी बाई टू, वेट का आधा कर देना है, एंड जो उसका लेंथ है उसको क्या लिखना है, एल नॉट, एरिया कितना है, ए नॉट, एंड जो यंग्स मॉडुलस है उसको क्या लेना है, वाई। अब देखो, जो जो पोर्शन आपको, अब यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि भाई किस किस तरीके से तुमने सारी चीज़ें निकाली। तो फाइनली हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। जब एलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट के बारे में बात किया करेंगे, तो आपके पास फंडामेंटल फार्मूला आ गया कि भाई इस तरीके से आपको एलोंगेशन का फार्मूला याद रखना है। ठीक है, इंडिकेशन मैंने करके बता दिया, नहीं याद, इंडिकेशन नहीं याद हो रहा तो फार्मूला याद कर लेना। मान लो जो पोर्शन हैंग कर रहा है उसका अपना खुद का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा एल नॉट, उसकी खुद की लेंथ होगी, उसको आप बोलोगे एल नॉट, डेंसिटी कितनी होगी, रो। तो हम लिखेंगे जो मास है डेट विल बी इक्वल टू द डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा, ए नॉट, इसको लिखेंगे एल नॉट। यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। तो देखो, जहाँ पे एम है तो वहाँ पे क्या होएगा, रो ए नॉट एल नॉट मल्टीप्लाइड बाय द जी, वेट आ गया। एंड उसके बाद आप एल नॉट से ऐसे कर दो, नीचे कितना हो जाएगा, ए डिवाइड बाई टू है तो टू आ जाएगा, यंग्स मॉडुलस है वाई तो वाई आ जाएगा। तो ए से ए क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ। तो फाइनल जो आंसर है आपके पास ये आया। तो सेल्फ वेट की वजह से जब एलोंगेशन होगा, उस फार्मूले में क्या मिसिंग है, उसका खुद का एरिया मिसिंग है। तो यहाँ पे आप बोलो कि एलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, राइट, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। वो खुद के एरिया से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, वो एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे देखो, एरिया यहाँ पे तो है ही नहीं। तो अगर कोई भी वायर अगर एलोंगेट हो रहा हो ड्यू टू सेल्फ वेट, वो एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, राइट। अब चलिए क्वेश्चन कहते हैं, यहाँ पे बोला है कि अलॉय ऑफ द 2 मिलीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया एंड 12 न्यूटन ऑफ द वेट हैंग फ्रीली, राइट, अंडर द ओन वेट if its extension is not exceed to 0.6 millimeter, what is the maximum length of the wire, कितना maximum length होना चाहिए, and Young's modulus दे रखा है। देखो, तो इसके लिए फंडामेंटल्स फार्मूला आप क्या यूज करोगे कि भाई डेल्टा एल इज इक्वल टू एम जी डिवाइड बाई टू इंटू एल नॉट डिवाइड बाई द ए नॉट, इधर क्या आएगा वाई। जस्ट डेटा आप यहाँ पे पुट करिए, एलोंगेशन शुड नॉट एक्सीड 0.6 मिलीमीटर। तो आप डेटा क्या रखोगे, 0.6 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, तो इसका वेट कितना है 12, तो यहाँ पे देखोगे 12 डिवाइड बाई 2, वेट हो गया। और इसका जो इनिशियल लेंथ है वो कितना दे रखा है, वो फाइंड आउट करना है, एल नॉट आपको फाइंड आउट करना है, राइट। और एरिया दे रखा है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, 2 इंटू 10 टू द पावर -6। और यंग्स मॉडुलस क्वेश्चन दे रखा है कितना है, गीगा पास्कल। गीगा मीन्स मैंने बताया था कितना हो जाता है, 10 टू द पावर 9, ठीक है, 10 टू द पावर 9, तो ये हो जाएगा 150 इंटू 10 टू द पावर 9। सब कुछ यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे सिंपली क्या निकालना है, एल नॉट निकालना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट फार्मूला रखो, जस्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। डेरिवेशन अगर पूछी जाए तो आप प्रैक्टिस कर लेना, अदरवाइज इट्स ओके। अब हम बात करेंगे कि जो ये पूरा पूरा वायर है ना, वो एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है। कैसे, जैसे आपको मैंने बताया कि मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऐसा है स्प्रिंग है, तो उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट है के,
राइट। और इसके इसका एक मास m है, इसके ऊपर एक फोर्स लगा करके इसको आप खींचते हो तो इसके अंदर एक एलोंगेशन होता है। मान लो ये जो स्प्रिंग है वो खींच करके यहाँ पे आ गया, तो इसके अंदर आप देख पा रहे हो जो भी एलोंगेशन हुआ है वो बेसिकली कितना हुआ है, डेल्टा एल के बराबर एलोंगेशन हुआ है। और इसका जो इनिशियल लेंथ है वो कितनी है, एल नॉट है। तो आप बोल सकते हो जो फोर्स लग रहा है, फोर्स इज इक्वल्स टू के मल्टीप्लाइड बाय द डेल्टा एल, ये तो होता है। और जो के होता है ना, इसी को आप बोलते हो स्प्रिंग कांस्टेंट। के क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि क्यों ना हम अपने ओरिजिनल फार्मूले को मॉडिफाई किया जाए। देखो यही फार्मूला आपने पढ़ा, मैंने क्या किया, फोर्स को ऊपर रखने दिया, बाकी को नीचे लेकर के आया। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू ए नॉट वाई डिवाइड बाई द एल नॉट एंड मल्टीप्लाइड बाई द डेल्टा एल। तो यहाँ पे देखो जो चीज़ें इधर मेंशन है वही सेम चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे के की वैल्यू पता चल गई। तो ये जो पूरा का पूरा है ना, पूरा का पूरा वायर है वो एज ए स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है। और उस वायर की जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगी वो कितनी होगी, ए वाई डिवाइड बाई द एल नॉट। मतलब अगर वायर का स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ाना है, और इसी स्प्रिंग कांस्टेंट को स्टिफनेस कहते हैं, ठीक है। स्टिफनेस जितना हाई यंग्स मॉडुलस होगा, जितना इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, उतनी स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा ही होगी, उतनी ज़्यादा उसके अंदर स्टिफनेस होगी, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक देखते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया। अ मेटल वायर बिहेव एज ए स्प्रिंग, इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट इज, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट किसके प्रोपोर्शन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, करेक्ट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, इनकरेक्ट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, इनकरेक्ट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये क्वेश्चन आप याद रखना। अब एक टर्म आता है जिसका नाम होता है इंटर एटॉमिक कांस्टेंट, राइट। इंटर एटॉमिक कांस्टेंट क्या होता है, जैसे मान लो कि ऐसा ऐसा एक रॉड है, ठीक है, और इसके पास जो पूरा का पूरा लेंथ है वो एल नॉट है, और जो यहाँ पे एरिया इसका पूरा दे रखा है उसको मैंने बोला है ए नॉट। इसी के अंदर दो पार्टिकल्स हैं, इसकी जो स्टार्टिंग वाली जो डिस्टेंस है इसको हमने बोला आर नॉट, और जब डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मेशन होने के बाद जो जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो थोड़ी सी बढ़ेगी उसको हम बोलेंगे डेल्टा आर। और जो आर नॉट क्या है, उसका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, दो पार्टिकल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो कितनी आर है। मान लो लेंथ जो बढ़ गया वो डेल्टा एल बढ़ गया, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो पहले के कंपेयर में बढ़ करके थोड़ा सा इस तरीके से हो जाएंगे, तो इसको आप क्या बोलोगे, डेल्टा आर, राइट। तो अगर देखा जाए कि जो स्ट्रेन डेवलप होगा, स्ट्रेन बेसिकली किसके इक्वल होता है, डेल्टा एल डिवाइड बाई एल नॉट के बराबर होता है। तो जिस रेशियो में लेंथ बढ़ेगा उसी रेशियो में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस भी बढ़ेंगे, तो मतलब डेल्टा एल डिवाइड बाई एल नॉट विल बी इक्वल टू द डेल्टा आर डिवाइड बाई द आर नॉट। तो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिल गया कि भाई ये ऐसा रिलेशन है। और जो स्ट्रेन आपको पता है कि जो स्ट्रेन होता है, मतलब जो यंग्स मॉडुलस होता है वो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के बराबर होता है। तो स्ट्रेन इज इक्वल्स टू क्या होगा, स्ट्रेस डिवाइड बाय यंग्स मॉडुलस। तो जो भी अपने पूरा चीज़ें निकाली है उसको मैंने स्ट्रेस डिवाइड बाय यंग्स मॉडुलस के फॉर्मेट में रख दिया। अब इंटर एटॉमिक फोर्स के बारे में बात करते हैं। देखो अगर हमने फोर्स लगा दिया F, अब इसी तरीके से ढेर सारी इंटर एटॉमिक की चेन ब्लॉक बनेगी। अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन के बारे में बात करूँ तो ऐसे ढेर सारे लिंकेज बनेंगे, राइट। तो n नंबर ऑफ चेन बनेंगी, तो जितना फोर्स होगा और नंबर ऑफ चेन उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएंगे। जैसे मान लो 5 लोगों की चेन बन गई, फोर्स F लगा रहे हैं, तो पांचों चेन पे डिवाइड होगी ना, तो हम क्या करेंगे भाई, नंबर ऑफ चेन निकालेंगे, तो पता चलेगा कि एक जो इंटर एटॉमिक वाला क्यूब है, जैसे मान लो इसको आप ऐसे समझो कि मान लो ऐसा मैंने एक क्यूबॉइड बनाया, ये जो इंटर एटॉमिक है ना उनका क्यूबॉइड है, सिर्फ इस वाले पोर्शन का। अब ये बड़े से उसमें रख के ऐसे खींचा जा रहा है, तो सिर्फ इस पे कितना फोर्स आ रहा है ना। तो यहाँ पे एक मैं फोर्स निकालना चाहता हूँ, वो फोर्स कौन सा है इसको आप समझना, द इंटर एटॉमिक फोर्स। इंटर एटॉमिक फोर्स में जो एक एटम है उस एटम के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा। तो बाहर जो टोटल फोर्स लगा नंबर ऑफ चेन से हमने डिवाइड कर दिया। नंबर ऑफ चेन आप कैसे निकालोगे, देखो जो ये छोटा सा चेन ये बनाएगा,
इसका एरिया कितना होगा आर नॉट स्क्वायर, पूरा एरिया कितना है ए नॉट। अगर ए नॉट को आर नॉट स्क्वायर से मैं डिवाइड करूं तो टोटल नंबर ऑफ ऐसा क्रॉस सेक्शन बन जाएगा कि नहीं, राइट। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपको डेटा पता चलेगा। तो मान लो इसका ऐसा क्रॉस सेक्शन एरिया है, अब यहाँ पे ऐसे ढेर सारे चेन बने रहेंगे, राइट। ये 1 2 3 4 ऐसे ना अलग अलग ये क्रॉस सेक्शन यहाँ पे मैं बात करूँगा। और यहाँ पे अगर मैं फोर्स लगा दिया, एफ फोर्स लगा दिया, एक्सटर्नल फोर्स, तो हर एक सेगमेंट पे वो डिवाइड हो जाएगा। तो नंबर्स निकालने पड़ेंगे। तो नंबर के लिए आप क्या करो, जो पूरा एरिया है इसका एक छोटे का एरिया कितना होएगा आर नॉट मल्टीप्लाइड बाई आर नॉट। तो इस तरीके से एम निकालेंगे। तो इसके ऊपर जो एफ डैश लग रहा है उसकी वैल्यू पता चल जाएगी, जितना एक्सटर्नल फोर्स है उसको एन से डिवाइड करो तो एफ डैश पता चल जाएगा। तो यहाँ से एफ डैश पता चल गया, राइट। अब ये हो गया एफ डैश। तो मैंने यहाँ पे काम किया, जो फोर्स डिवाइड बाई ए नॉट है ना, जो इसका पूरा ए नॉट है और जो एक्सटर्नल फोर्स एफ लग रहा है उसी के रेशियो को हमने बोल दिया स्ट्रेस, और आर नॉट उधर आके मल्टीप्लाई हो गया तो आर नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेस पता चल गया। और इसी को हम बोलते हैं इंटर एटॉमिक फोर्स, है ना। इंटर एटॉमिक फोर्स में जो एटॉमिक लेवल पे फोर्स लग रहा है, खींचा 10 न्यूटन से बट एटॉमिक लेवल पे कितना फोर्स वो कन्वर्ट हुआ उसी को बोलते हैं इंटर एटॉमिक फोर्स। अब अगर हम बात करें इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ना कि F इज इक्वल टू होता है K मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एल, तो K बेसिकली क्या होएगा F डिवाइड बाई क्या हो जाएगा डेल्टा एल। उसी तरीके से इंटर एटॉमिक कांस्टेंट होता है क्योंकि वो भी एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है, तो उसको मैंने क्या लिखा K, और जो फोर्स होता है इसको हमने क्या लिखा एफ डैश, और जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस में डिफॉर्मेशन हुआ है उसको मैंने क्या लिखा डेल्टा आर। अब देखना जो एफ डैश है उसकी वैल्यू मैंने निकाल के रखा है, वहाँ पे क्या लिख दिया आर नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा। तो इस तरीके से ये फार्मूला आ गया। अब मैंने क्या किया, एक आर नॉट ऊपर रहने दिया, एक आर नॉट को नीचे लाया, तो आर नॉट ऊपर रहा, आर नॉट एक नीचे आ गया। अब देखो जो डेल्टा आर बाई आर नॉट होता है, डेल्टा आर बाई आर नॉट होता है उसको बेसिकली मैंने क्या लिख दिया सिग्मा बाई बाई। देखो डेल्टा आर बाई आर नॉट बेसिकली किसके बराबर है सिग्मा बाई बाई, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सिग्मा बाई बाई। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हुआ और ये बड़ा यूनिक फार्मूला आ गया। इसी फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेयर के इज द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, आर नॉट इज द इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, वाई इज द यंग्स मॉडुलस। इसके ऊपर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आप फार्मूला आप याद रखें। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखो ऐसे, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ द कॉपर इज दिस, इंटर एटॉमिक इज दिस, देन फाइंड आउट द इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट। तुम्हें पता है कि भाई k इज इक्वल टू कितना होता है आर नॉट मल्टीप्लाइड बाई वाई। क्वेश्चन में आर नॉट दिया हुआ है, कितना दिया 2.54 इंटू 10 टू द पावर -10 एंगस्ट्रॉम है -10। एंड जो यंग्स मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 1.2 इंटू 10 टू द पावर 11। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली किसकी वैल्यू आप फाइंड कर लोगे, k की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। जस्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द वायर। उसके बाद ये टॉपिक खत्म है। व्हाट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि मान लो ऐसा एक स्प्रिंग है, ठीक है, दो स्प्रिंग है मतलब दो वायर्स हैं, ऐसे आप समझिए दो वायर हैं, ठीक है। एंड दोनों की लेंथ अलग अलग हो सकती है, एक हो गया L1, ठीक है, और इनके यंग्स मॉडुलस अलग है, इसका यंग्स मॉडुलस y1। क्रॉस सेक्शन एरिया देखो दोनों का सेम है, अदरवाइज काम नहीं बनेगा, तभी तुमको जोड़ना पड़ेगा। इसका लेंथ कितना हो गया L2, इसका यंग्स मॉडुलस हो गया y2, और इसको हमने एक एक्सटर्नल फोर्स से खींचा हुआ है, वो फोर्स हो गया F। सीरीज कॉम्बिनेशन में फोर्सेज हमेशा सेम होते हैं, याद रखना। सीरीज कॉम्बिनेशन में फोर्सेज क्या होंगे, सेम होंगे। अगर देखा जाए ये ब्लैक वाला मैं ऐसे बना दूं एंड रेड वाला ऐसे बना दूं, राइट, तो इधर की ओर फोर्स F लग गया तो यहाँ पे भी फोर्स कितना लगेगा F। तो यहाँ पे देखो नेट फोर्स कितना है 0, तो यहाँ पे भी हमको F लगाना पड़ेगा ताकि नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0। फिर इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे नेट फोर्स F लगाना पड़ेगा। तो देखो दोनों मेंबर में सेम सेम फोर्स अप्लाई हुआ है, तो हमने बोला है कि फोर्सेस सेम है, इनके क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ओवरऑल डिफॉर्मेशन कितना होगा, जितना पहले में होगा जितना दूसरे में होगा सम करेंगे टोटल डिफॉर्मेशन होगा। एंड जैसा तुमने पढ़ा कि जो फोर्स होता है वो k मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एल के बराबर होता है, तो जो डेल्टा एल होएगा वो F डिवाइड बाई k के इक्वल होगा। तो इसीलिए तो जो डेल्टा L1 है, वहाँ डेल्टा L1 है उसको मैंने क्या लिखा F1 बाई K1, याद रखना। और जो F1 है वो F के बराबर है, मतलब जो पहले में फोर्स डेवलप हुआ, जो दूसरे में फोर्स डेवलप हुआ, जो बाहर फोर्स लग रहा है, तीनों की वैल्यू क्या है, सेम है ना।
हर एक मेंबर में जो फोर्स है वो सेम है, तो F1 की जगह F रख दिया, बट K1 K2 की जगह मैं अलग अलग रख रहा हूँ। अब देखो K1 की वैल्यू हमने यहाँ पे पहले से निकाल रखा था, K की वैल्यू कितनी होती है, ए वाई बाई एल, याद रखना हमेशा, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो जो K1 है, K1 की जगह मैंने यहाँ पे क्या रखा है, ए दोनों के लिए सेम है तो y1 बाई L1, है ना, ए सेम है y1 बाई L1। उसी तरीके से L2 निकालना है, F2 बाई K2, तो F2 की जगह F रख दिया क्योंकि फोर्स सेम है, K2 की जगह मैंने क्या रखा, A y2 L2, राइट। एंड अगर टोटल हमको एलोंगेशन निकालना है तो मैंने क्या किया, इन दोनों को छोड़ करके इन दोनों की जगह एक इक्विवेलेंट वायर मैंने बनाया, इन दोनों की जगह मैंने क्या लगाया, एक इक्विवेलेंट वायर बना दिया। अब इक्विवेलेंट वायर मेरे को नहीं पता, इक्विवेलेंट वायर इस तरीके से बनाएंगे, फोर्स उतना ही लगाएंगे, डिफॉर्मेशन जो होगा वो दोनों के समेशन के बराबर होगा, बट मटेरियल चेंज हो जाएगा, तो यंग्स मॉडुलस क्या होगा, वाई इक्विवेलेंट, यंग्स मॉडुलस क्या होगा, वाई इक्विवेलेंट, और इसकी जो स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, के इक्विवेलेंट। इन सब की स्प्रिंग कांस्टेंट कितनी हो जाएगी, K1, इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगी, K2, बट इन दोनों को हटा करके एक नया मैंने मटेरियल वहां पे रखूंगा, तो जो y होगा y इक्विवेलेंट, K होगा K इक्विवेलेंट, बट लेंथ शुड बी सेम। अगर लेंथ L1 प्लस L2 है तो इसका भी लेंथ कितना होगा, L1 प्लस L2। तो देखो डेल्टा L के बारे में बात करेंगे तो फोर्स उतना ही रखेंगे, फोर्स चेंज नहीं करना है, जितना फोर्स यहाँ पे लगाया उतना फोर्स यहाँ पे, जितना डिफॉर्मेशन इसमें उतना ही डिफॉर्मेशन इसमें, बट K की जगह K इक्विवेलेंट, Y की जगह Y इक्विवेलेंट, L1 प्लस L2 की जगह L1 प्लस L2 ही आएगा। तो फोर्स F रख दिया एंड K की जगह K इक्विवेलेंट। अब K इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, फार्मूला क्या होता है, K Y डिवाइड बाई L, तो K की जगह एक तो वही रहेगा, एरिया वही है, यंग्स मॉडुलस जगह Y इक्विवेलेंट, L की जगह L1 प्लस L2। अगर इन सारी वैल्यू को उठा करके यहाँ पे रखेंगे तो इस तरीके से आएगा, फोर्स कॉमन होके कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर ये वैल्यू यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पे और ये वैल्यू अगर यहाँ पे रखा जाए तो इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन बनेगा, फोर्स कॉमन होके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया आपके पास कि सीरीज कॉम्बिनेशन में के इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द 1/K1 प्लस 1/K2, इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। अगर अगर L1 की जगह आप ये रख देते हो, L1 की जगह ये रख देते हो, L2 की जगह ये रख देते हो, L3 की जगह ये रख देते हो, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन आएगा, इसमें से F बाई ए कॉमन होके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली ये आपके पास फार्मूला बनेगा। इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो कि जब इन दोनों वायर को आप रिप्लेस करोगे, कैसे रिप्लेस करोगे, इस तरीके से। अगर इन दोनों का रिप्लेसमेंट इस तरीके से होएगा तो ऐसे केस में आपको y इक्विवेलेंट चाहिए होगा। हमेशा क्वेश्चन में पूछा है कि भाई इनकी y इक्विवेलेंट कितनी होगी, तो इस तरीके से हम y इक्विवेलेंट निकालेंगे। अब क्वेश्चन पूछता है कि भाई बताओ दोनों में डिफॉर्मेशन का कितना रेशियो आया, तो डिफॉर्मेशन के फार्मूले तुम्हें पता है, इसको उठाया डिवाइड कर दिया, रेशियो आ गया। अब देखो दोनों के अंदर डिफॉर्मेशन अलग अलग हुआ है, तो इसका मतलब स्ट्रेन दोनों में अलग अलग डेवलप होगा। दोनों वायर में, वायर 1 में एंड वायर 2 में फोर्स सेम आया तो दोनों में स्ट्रेस क्या होगा, सेम होगा। तो कई छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दोनों सेगमेंट में स्ट्रेस का रेशियो, दोनों सेगमेंट पे डिफॉर्मेशन का रेशियो, भाई दोनों का टोटल डिफॉर्मेशन जोड़ करके बता दो, दोनों का मिला करके वाई इक्विवेलेंट बता दो, दोनों का मिला करके के इक्विवेलेंट बता दो, दोनों के के इक्विवेलेंट का क्या, K1 K2 का क्या रेशियो होगा, कई प्रॉब्लम बनाए जा सकते हैं। ये फार्मूला उसी के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, द एल्यूमिनियम स्टील वायर सेम लेंथ एंड सेम क्रॉस सेक्शन एरिया and joined in to in, and the composite wire hang from the rigid support and load is suspended from in, right। तो अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे बनाया गया एल्यूमिनियम एंड सेम लेंथ का बनाया गया यहाँ पे स्टील, और यहाँ पे लगाया गया एक वेट, ठीक है। तो इसके अंदर ये क्या है, बेसिकली एल्यूमिनियम है, ये बेसिकली क्या है, स्टील है। तो यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन होगा डेल्टा एल्यूमिनियम डेट विल बी इक्वल टू, देखो डेल्टा L1 का मैंने यहाँ पे फार्मूला रख रखा है, F डिवाइड बाय द A1 Y1 डिवाइड बाय L1, ठीक है। तो जो लोड यहाँ पे लग रहा है उसको मैंने बोला F, यहाँ पे हो जाएगा F डिवाइड बाई एरिया A है ना, और यंग्स मॉडुलस हो जाएगा एल्यूमिनियम का, और जो लेंथ है L सेम रखा है इसलिए मैंने सेम माना हुआ है। नाउ द डिफॉर्मेशन इन अ स्टील, देखो अब इस पे भी फोर्स सेम आएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे कितना होगा, ए, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया बोला है क्वेश्चन में, बोला है स्टील हैव द सेम लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया आर द सेम ज्वाइंड इन टू इन, ए भी मैंने सेम रखा है, बट यंग्स मॉडुलस अभी किसका आएगा, स्टील का, लेंथ क्या होएगा, सेम का। अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो डेल्टा एल्यूमिनियम डिवाइड बाई डेल्टा स्टील, सब कुछ कैंसिल आउट होगा, ऊपर क्या आएगा स्टील, नीचे क्या आएगा एल्यूमिनियम। स्टील का जो यंग्स मॉडुलस है वो 7 × 10⁻11 है, एंड एल्यूमिनियम का कितना है, 2 है, तो बेसिकली हो जाएगा 7/2। और दोनों का जो एलोंगेशन है,
डेल्टा एल ऑफ द एल्यूमिनियम प्लस डेल्टा एल ऑफ द स्टील, उसकी वैल्यू किसके बराबर 2.7 मिलीमीटर की इक्वल है। कितने इक्वेशन बन गए 1, ये इक्वेशन कौन हो गया 2, 1 एंड 2 को सॉल्व करो एंड अलग अलग सेगमेंट में कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है वो कैलकुलेट करो। ठीक, क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है, तो कॉम्पिटेटिव में अगर आएगा तो टाइम बहुत लगेगा, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। अलग अलग डिफॉर्मेशन निकाला। अब देखो ये फार्मूले कहाँ पे मिले तुम्हें, जो मैंने ये लिखे हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। तो देखो पहले के लिए मैंने एज इट इज फार्मूला यहाँ से उठा करके रख दिया एंड दूसरे के लिए मैंने एज इट इज फार्मूला यहाँ से उठा के रख दिया। देखा क्या क्या कॉमन है, सेम रखा, जाए अलग है अलग अलग रखा, फिर मैंने क्या निकाल दिया, रेशियो निकाल दिया। और दोनों के लेंथ का समेशन दिया हुआ था तो मैंने इनको सिंप्लीफाई कर दिया। अब क्वेश्चन दे रहा है कि दो अलग अलग सेगमेंट है, यहाँ पे बताइए कि कितना एलोंगेशन होएगा। देखो जो पहले में एलोंगेशन होगा डेल्टा एल इज इक्वल्स टू, फार्मूला क्या होता है F1 डिवाइड बाय द A1 ए वाई बाई एल होता है ना, हाँ, A1 Y1 बाई L1। F1 देखना, अगर मैं इस रोप की बात करूं, इसके नीचे दो मास लटक रहे हैं M1 प्लस M2, डायरेक्ट टेंशन फोर्स निकालना है तो कितना टेंशन फोर्स आएगा M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाय द G, राइट। और क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों वायर का सेम है ना, इसमें बोला नहीं बट दिख रहा है, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है तो मैंने A कंसीडर किया। इसका लेंथ कितना है L1, यंग्स मॉडुलस कितना है Y1। जो सेकेंड वाला वायर है उसमें क्या यूज करेंगे F2 डिवाइड बाय द A2 Y2 डिवाइड बाय द L2। सेकेंड के नीचे देखना कितना पोर्शन हैंग कर रहा है, सिर्फ M2 हैंग कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे M2G डिवाइड बाय द A L2 डिवाइड बाय द Y2। क्वेश्चन दिया हुआ है कि टू वायर आर अरेंज्ड एज शोन इन फिगर, द एलोंगेशन इन अपर डिवाइड बाय लोअर, मतलब आपको यहाँ पे निकालना है L1 बाई L2। अब देखो जब हम डिवाइड करेंगे तो जो जो चीज़ें सिमिलर है ना वो नहीं लिखेंगे क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा। जी ये कैंसिल आउट हो गया, जी ये कैंसिल आउट हो गया, तो जहाँ पे मासेज है वहाँ पे क्या लिखेंगे M1 प्लस M2 डिवाइड बाय द M2 एंड Y ऊपर चला जाएगा तो लिखेंगे Y1 डिवाइड बाय द Y2 एंड L1 L2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, जस्ट दोनों को डिवाइड कर देना है, ये हो जाएगा L2 डिवाइड बाई L1, राइट। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान देखनी है, इन दोनों का रेशियो इसी तरीके से हमको यहाँ पे करना पड़ेगा। रेशियो में एक बार दिखा दे रहा हूँ कि कौन किस तरीके से लिखना है। देखो M ये ब्लू में कर रहा हूँ, M L1 L1 नीचे है ना, Y यहाँ पे तो Y1 यहाँ पे, एंड उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूँ M2 सेकेंड नीचे है, L2 नीचे, तो जब डिवाइड करूँगा तो L2 ऊपर चला जाएगा तो L2 ऊपर आ गया, Y2 नीचे आ गया, तो डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से इनका रेशियो आ जाएगा। अब लास्ट में आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके पास दो ऐसा मटेरियल होता है, अलग अलग मटेरियल होता है ऐसे, और इनके ऊपर एक सेम टाइप का मास M लगा होता है। मास M लगा है तो मतलब इन दोनों को हमने सेम फोर्स के साथ खींचा हुआ है। जब सेम फोर्स के साथ खींचेंगे तो बेसिकली दोनों के अंदर डिफॉर्मेशन सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई दोनों का एक तो लेंथ सेम होना चाहिए, दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए, ये और ये दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए, और दोनों के अंदर यहाँ पे अगर F1 फोर्स डेवलप होगा तो इसमें F2 अलग अलग फोर्स डेवलप होगा, सीरीज में सेम बट यहाँ पे डिफरेंट फोर्स, F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू F हो गया क्योंकि दोनों में अलग अलग फोर्स डेवलप होगा। एंड जब हम इसको खींचेंगे तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा पहले के कंपेयर में, और इस तरीके से बड़ा होगा कि सब एक साथ ही आगे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो डिफॉर्मेशन होगा पहले दूसरे में सेम होगा, पहले में डेल्टा L1 दूसरे में डेल्टा L2, तो मैंने सारे का डिफॉर्मेशन भी क्या रखा है, सेम रखा है। अब हम बात करते हैं भाई पहले में कितना फोर्स डेवलप हुआ, तो F1 इज इक्वल्स टू क्या होता है K1 L1, तो K1 लिखा L1 लिखा। K1 क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट कितनी होती है AY/L। तो जो पहला वाला है इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो अलग अलग हो सकता है, इसका हो गया A1 और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया A2, यंग्स मॉडुलस Y1 यंग्स मॉडुलस Y2, और लेंथ इनकी सेम है तो यहाँ पे क्या हो गया A1 Y1 बाई L1 ऐसे।
और जो भी इसके अंदर डिफॉर्मेशन हुआ हर की जगह सेम डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो मैंने जस्ट डेल्टा एल लिखा है। सेकेंड वायर की बात करूंगा F2 जो होता है वो K इंटू डेल्टा एल के बराबर होता है। तो ध्यान से देखना, K को मैंने K2 रखा, डेल्टा एल को मैंने डेल्टा L2 को डेल्टा एल रख दिया, क्योंकि दोनों में डिफॉर्मेशन क्या हो रही है, सेम डिफॉर्मेशन हो रही है। K2 की वैल्यू क्या हो जाती है, A2Y2/L, मतलब इसका एरिया, इसका यंग्स मॉडुलस और इसकी लेंथ। यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, K2 निकाल दिया। अब K इक्विवेलेंट क्या होता है, अगर मैं इन दोनों को हटा करके एक ही बॉडी से रिप्लेस कर दूं, राइट, बॉडी ऐसी होनी चाहिए कि जब मैं उसको डिफॉर्म करूं तो सेम डिफॉर्मेशन आए, मतलब यहाँ पे डेल्टा एल है तो इधर भी कितना है, डेल्टा एल ही है। तो इसलिए मैंने बोला कि भाई हर जगह जो डिफॉर्मेशन होएगा सेम होएगा। फोर्स भी मैंने यहाँ पे सेम रखा है, ऊपर भी अगर फोर्सेस F लगा रहे तो यहाँ पे फोर्स F लगाएंगे, लेकिन इसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हो जाएगी A1 प्लस A2, ऐसा क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो जाएगा, राइट। तो इसकी भी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगी, A1 प्लस A2। जब खींचेंगे तो इसके अंदर थोड़ा एलोंगेशन होएगा, वो कितना होगा, डेल्टा एल। तो उसके अंदर कितना फोर्स डेवलप होगा, दैट फोर्स विल बी इक्वल टू द K इक्विवेलेंट इनटू डेल्टा एल। K इक्विवेलेंट आ गया कि नहीं, इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट होगी K1, इसकी होगी K2, तो इसकी कितनी हो जाएगी, K इक्विवेलेंट। एंड जो फार्मूला यूज करेंगे तो होता है AY/L। ए की जगह लिखेंगे A1 प्लस A2, वाई की जगह वाई इक्विवेलेंट, एल की जगह एल। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि भाई K इक्विवेलेंट इंटू एल की वैल्यू सिंपली कितनी आती है। अब देखो, अगर मैं यहाँ से ये जो वैल्यूज हैं इन सबको उठा करके यहाँ पर रख दूँ, इनकी वैल्यू यहाँ पे, इनकी वैल्यू यहाँ पे, इनकी वैल्यू यहाँ पे, तो जो F1 F2 F है ना, यहाँ से आपको पता चल गया। देखो F1 F2 F, तो हमारे 1 2 3 तीन सेगमेंट है, तीनों को यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि जब इनका सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो कितना K इक्विवेलेंट होगा। तो K1 प्लस K2 इज इक्वल टू K, वहाँ पे आएगा 1/K1 1/K2 K इक्विवेलेंट, यहाँ पे K1 प्लस K2/K इक्विवेलेंट। लेकिन अगर इस वाले कॉम्बिनेशन को अगर यहाँ पे आप रखते हो तो आप देखो 1 2 3, ठीक है, ये सारा डेटा यहाँ पे रख दिया। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वाला सेगमेंट आएगा, यहाँ से आप वाई इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। तो एक डेटा को रखने पे, राइट, अगर इस वाले डेटा को आप रखोगे तो क्या आएगा, के इक्विवेलेंट। येलो वाला टर्म वहाँ पे रखोगे तो आपको वहाँ पे क्या मिलने वाला है, वाई इक्विवेलेंट। तो ऑलमोस्ट ये टॉपिक खत्म हो गया। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसको पूरा डिटेल में रिवाइज करना। नेक्स्ट सेगमेंट में अलग टाइप के मॉडुलस के बारे में बात करेंगे, जैसे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस, वो अलग अलग तरीके से आएगा, उनको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। एंड वो सारे प्रॉब्लम बहुत कम प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है, नोट्स बनाना है, नहीं आना है तो इसको हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो थैंक यू फॉर मच।